चलिए, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस स्पेशल मॉर्निंग सेशन में, जहाँ पे हम लोग आईबीपीएस एसओ राजभाषा के इंटरव्यू के लिए, जो कि संभवतः कल से शुरू हो रहा है, यदि मैं सही हूँ, तो उसके लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो भी बिंदु हैं, राजभाषा से संबंधित, ई टूल्स से संबंधित, जिसको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, राजभाषा प्रावधानों से संबंधित, हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित, और इसके अतिरिक्त हिंदी पुरस्कारों से संबंधित। तो ये जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की के क्या तरीके हैं, कि क्या स्थिति है, इन सब मुद्दों से संबंधित। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, इसको हम लोग अगले 1 घंटे में पॉइंट टू पॉइंट कवर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट कवर करने से फायदा ये होगा कि हम लोग सारा का सारा टॉपिक 1 से 1.5 घंटे में कवर कर लेंगे। इंटरव्यू में वैसे भी आपसे बहुत डीप में, बहुत डिटेल में जाकर के नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर एक राजभाषा अधिकारी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। आप एक फ्रेशर हैं, तो एज ए फ्रेशर आप जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह आपसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं की जाएगी कि आपको राजभाषा नियम, अधिनियम इत्यादि की बहुत ही डीप आपके पास बहुत डीप नॉलेज हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अगर जानते हैं, आप जानकारी रखते हैं उसके बारे में, आप उससे उसके बारे में आपको है नॉलेज की, हाँ राजभाषा नियम क्या है, अधिनियम क्या है, हिंदी शिक्षण योजना क्या है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत क्या है, हिंदी ई टूल्स किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में यदि आपको मोटे तौर पे जानकारी है तो आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग आज के सेशन में बजाय इसके कि बहुत डीप में किसी एक टॉपिक को लेकर के जाएं, हम लोग ज्यादा वाइड कवरेज करने का प्रयास करेंगे, ताकि सारे के सारे टॉपिक हम लोग अगले 1 घंटे में इस सेशन में समाहित कर सकें। मैंने म्यूट किसी को नहीं किया है, पर मेरा रिक्वेस्ट सभी लोगों से है कि बीच में कोई प्रश्न आप ना पूछें। जो भी प्रश्न आपको पूछना है, आप टाइप करके मैसेज में डाल दें, ताकि मैं वो प्रश्न आपके लेकर और आपका जवाब दे सकूं। चलिए, सो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति से हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि भारत सरकार की राजभाषा नीति क्या है, और उसके पश्चात हम लोग और जो आगे के टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे। सो भारत सरकार की राजभाषा नीति, सबसे पहला प्रश्न जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति क्या है, भारत सरकार की राजभाषा नीति से आपका तात्पर्य क्या है, तो भारत सरकार की राजभाषा नीति अनुच्छेद 343 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 343 में भारत सरकार की राजभाषा नीति उल्लिखित है। तो भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में 3-4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सबसे पहले, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वह देवनागरी है, माफ कीजिएगा, हिंदी है। और कौन सी हिंदी? देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी संघ की राजभाषा है। तो राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है, और अंक जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है। तो ये 3 चीजें आप संघ की राजभाषा नीति के बारे में आपने ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति क्या है या संघ की राजभाषा नीति क्या है, आप सीधे तौर पर कहेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा है, और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है। तो ये भारत सरकार की राजभाषा नीति मोटे तौर पे हो गई। तो जो संवैधानिक अनुच्छेदों की हम बात करते हैं, 343 से लेकर के और 351 तक, संवैधानिक अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, जिसमें राजभाषा को लेकर के एक पूरी तरीके से समन्वित सारी योजना दी हुई है कि किस प्रकार से राजभाषा के संबंध में क्या क्या प्रावधान रहेंगे, उसके बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 और 210, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, इसके बारे में 120 में बताया गया है, और 210 में राज्यों के विधान मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त भी यदि कोई संसद के सदस्य चाहते हैं, तो वो किसी अन्य भाषा में सभापति या अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वह अपना संभाषण दे सकते हैं।
तो ऐसा 120 में उल्लेख किया गया है। और वहां पर यह भी कहा गया है कि हिंदी या अंग्रेजी, परंतु संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों के बाद यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी हो मानो इसमें से या अंग्रेजी शब्द का लोप कर दिया गया हो। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, आप सब जानते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 210 में कहा गया है कि विधान मंडलों में उस राज्य के द्वारा अंगीकृत जो भी राजभाषा होगी, वह राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के विधान मंडलों के द्वारा या अंग्रेजी की लोप करने की बात वहां भी कही गई है। तो मोटे तौर पे ये आपने जानना है। 343 के बारे में मैंने आपको बता दिया। 343 में 3 मुख्य बातें हैं: भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, और इसके बाद उसमें कहा गया है कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी उन सभी प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रहेगी जिनके लिए वह इस प्रारंभ से पहले प्रयोग में लाई जाती थी। यानी कि अंग्रेजी लगातार 15 वर्षों तक प्रयोग में लाई जाएगी, और 15 वर्षों के दौरान यदि राष्ट्रपति महोदय चाहे तो इस स्थिति में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब यदि राष्ट्रपति महोदय चाहे तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए हिंदी का प्रयोग भी उपबंधित कर सकते हैं, हिंदी का प्रयोग भी की भी अनुमति दे सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति महोदय चाहे तो वे अंकों के भारतीय रूप का, अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग भी करने के लिए वे अनुमति दे सकते हैं। तो ऐसा जो अधिकार है वह 343 में ही राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। तो 343 को आप इन 5 बिंदुओं के लिए जानेंगे। 344 आप सब जानते हैं कि 344 में एक राजभाषा आयोग और एक राजभाषा समिति के गठन की बात की गई है। राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्यों के रखने की बात की गई कि उसमें 30 सदस्य रहेंगे, और वे लोग जो है राजभाषा आयोग के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाएगा उसकी समीक्षा करेंगे और एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति आगे इस बात का आदेश पारित करेंगे कि आगे चल करके राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति क्या होगी, और प्रशासनिक कार्य, सरकारी जो कार्य हैं भारत सरकार के कार्यालयों में, वे कौन सी भाषा में होंगे। तो इसके लिए 344 आप सब जानते हैं। 345 एकदम बिल्कुल ही मैं एक रिवीजन की तरह मैं इसको लेकर के चल रहा हूं, ताकि हम लोग कम समय में लगभग सारे के सारे प्रावधान जो है वे हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजेश जी, ऋतुराज जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन साफ दिख रहा है? एक बार आप लोग को स्पष्ट मतलब एक्नॉलेज करते हैं। जी जी सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है। स्क्रीन भी साफ दिख रही है। ओके, तो 345, 46 और 47 ये जो 3 अनुच्छेद हैं ये राज्यों से संबंधित है। 345 में ये कहा गया है कि राज्य के विधानमंडलों में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा। तो आप सब जानते हैं कि राज्यों के विधानमंडलों में उस राज्य की जो राजभाषा अंगीकृत की गई होगी वह भाषा या हिंदी या अंग्रेजी, इसमें से किसी भी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया जा सकता है। 346 में क्या कहा गया है? 346 में ये कहा गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच में पत्राचार कैसे होंगे, इसके बारे में वहां पे उल्लेख किया गया है। तो कहा गया है कि किसी भी एक समय में, जिस समय में हम पत्राचार की बात करते हैं, उस समय में संघ की जो प्राधिकृत भाषा हो, ठीक है, तो उस भाषा में संघ और राज्यों के बीच एवं एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में पत्रादि किया जा सकता है। यदि कोई 2 राज्य सहमत होते हैं कि हमें हिंदी में पत्राचार करना है तो वे हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 346 में इस बात का उल्लेख है। 347 में जो है ये कहा गया है कि यदि किसी भी एक राज्य के किसी विशेष भाग के लोगों के द्वारा यदि कोई विशेष भाषा बोली जाती है, और यदि वो वर्ग, वे लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा चूंकि एक विशेष समूह के द्वारा एक विशेष क्षेत्र में बोली जा रही है, भले ही वो पूरे राज्य में नहीं बोली जा रही हो, लेकिन उस विशेष क्षेत्र में बोली जा रही हो, तो ऐसी भाषा को भी उस राज्य की राजभाषा का दर्जा मिले, तो ऐसा करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है। राज्यपाल महोदय जो है कर सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से। तो ये 347 में इस बात का उल्लेख किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा ठीक है, तो ये बताएं कि ऐसा कहीं हुआ है, तो उदाहरण स्वरूप आप लोग बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के एक क्षेत्र में नेपाल के नेपाली भाषा बोलने वाले नेपाली भाषा भाषी बड़ी संख्या में रहते हैं, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की एक राजभाषा नेपाली भी है। वैसे ही बिहार में उर्दू बोलने वालों की संख्या क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र विशेष में बहुत अधिक है। तो बिहार राज्य में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी बिहार राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। तो ये क्यों अपनाई गई है, किस अनुच्छेद के तहत अपनाई गई है? तो वह संवैधानिक अनुच्छेद 347 के तहत अपनाई गई। 348
आप सब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबको जानना चाहिए और इसमें से प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। 348 में कई बार हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि हम लोग 348 को केवल और केवल उच्च और उच्चतम न्यायालय की भाषा के बारे में दिया हुआ अनुच्छेद समझ लेते हैं, जबकि यह उससे कहीं ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो विधेयक, उसके संशोधन और जो अधिनियम और अधिनियमों पर आधारित जो भी नियम, उपनियम इत्यादि जो संसद के द्वारा पारित किए जाते हैं, उनकी भाषा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पारित किए जाने वाले अध्यादेशों की भाषा, राज्य की विधानमंडलों के द्वारा पारित किए जाने वाले जो भी अधिनियम इत्यादि हैं, राज्यपाल के जो अध्यादेश है, इन सब की भाषा के बारे में 348 है। तो संसद से जो दस्तावेज पारित किए जाएंगे उनके लिए 348, संसद में बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसके लिए अनुच्छेद 120। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 120 संसद में किस भाषा में चर्चा हो, किस भाषा में संसद की कार्यवाही हो, उसके लिए अनुच्छेद 120। संसद से जो दस्तावेज पारित हो रहे हैं, संसद में जो विधेयक प्रस्तावित हो रहे हैं, जो संशोधन प्रस्तावित हो रहे हैं, इसके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग हो, अनुच्छेद 348। तो अनुच्छेद 348 और 120 में इस तरीके से आप लोग डिफरेंस समझ के चलेंगे। तो ये अनुच्छेद 348 में इस बात का जिक्र है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का जिक्र है। तो अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि इन सभी परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा और राज्य के विधानमंडलों के लिए राज्य ने जिस भाषा को अपनी राजभाषा स्वीकार किया है, उस भाषा में वहां के जो भी दस्तावेज विधानमंडलों से पारित किए जाएंगे वे उस भाषा में पारित किए जाएंगे। 348 में हालांकि ये भी है कि अगर कोई राज्य चाहता है तो उसके उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी हो सकती है, परंतु 348 में निर्णय डिक्री आदेश को इससे बाहर रखा गया है, जिससे आगे चल करके राजभाषा अधिनियम 1963 में फिर से इसे संशोधित किया गया है और कहा गया है कि ठीक है, निर्णय डिक्री आदेश भी आप जो है वह अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भाषा में निकाल सकते हैं। तो अभी यथास्थिति, अभी की स्थिति क्या है कि अभी उच्च न्यायालय के कार्यवाहियों, सभी कार्यवाहियों में कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सक्लूड नहीं है। सभी कार्यवाहियों में हम जो है हिंदी के अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या किसी अन्य भाषा को यदि उस राज्य के राज्यपाल चाहें तो राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति से किसी भी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेंगे। ही मे ऑथराइज the use of any languages, Hindi or any other languages other than English for the proceedings of the high courts। उच्चतम न्यायालय के बारे में ऐसी कोई बात कहीं नहीं कही गई है, तो उच्चतम न्यायालय की भाषा जो है वह अंग्रेजी ही रहेगी। तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात मैंने बता दी। विधेयकों, उनके संशोधनों, अधिनियमों, नियमों इत्यादि के बारे में यथा मतलब अद्यतन स्थिति क्या है, व्हाट इज द स्टेटस टुडे, आज क्या है, क्योंकि 348 में तो कहा गया कि विधेयकों की, संशोधनों की, अधिनियमों की, इन सब की भाषा जो है वह अंग्रेजी होगी। तो बाद में जब अधिनियम बनाया गया, राजभाषा अधिनियम बनाया गया, तो राजभाषा अधिनियम की धारा 6 में इस बात का उल्लेख किया गया। धारा 6 में यह कहा गया, धारा 5 या 6 में, थोड़ा सा मैं आपको 5 और 6 में सर, 5 इस बात का उल्लेख किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद है, जो अधिनियम इत्यादि हैं, मतलब विधेयक, अधिनियम इत्यादि जो है, 5 का 1, 5 का 2, ठीक है, 5 के 1 में अधिनियम इत्यादि के बारे में और 5 के 2 में आपका जो भी हम लोग विधेयक प्रस्तुत करते हैं और उसके संशोधन प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में बात की गई। 5 का 1, 5 का 2। तो इसमें कहा गया है कि इसकी भाषा तो अंग्रेजी ही होगी। विकास जी अपना माइक ऑफ करिए, विकास जी अपना माइक ऑफ करिए। भाषा तो अंग्रेजी ही होगी, परंतु भाषा तो अंग्रेजी ही होगी, परंतु उसके साथ साथ उसका अनुवाद भी उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो वहां पे अनुवाद की बात आई है। बीच बीच में मैं आप लोगों को, जो राजभाषा अधिकारी का इंटरव्यू देने के लिए जो लोग भी जा रहे हैं, मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि कहां कहां पर अनुवाद की बात की गई है। जब भी हम नियम, अधिनियम इत्यादि की बात करते हैं तो कहां कहां पर अनुवाद की बात की गई है। सबसे पहले अनुवाद की बात की गई है राजभाषा अधिनियम के धारा 3(1) में, ठीक है। उसके बाद धारा 3(3) में अनुवाद की बात की गई है, फिर धारा 5 में अनुवाद की बात की गई है, फिर धारा 6 में अनुवाद की बात की गई। तो इन धाराओं को या इन नियमों को आपको ध्यान में रखना है जहां अनुवाद की बात की गई है, क्योंकि बैंकों में भी राजभाषा अधिकारी के तौर पे आपके जो कर्तव्य होंगे वो राजभाषा कार्यान्वयन तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में आपको
राजभाषा कार्यान्वयन के साथ साथ में आपके ऊपर अनुवाद की जिम्मेदारी भी होगी। तो अनुवाद के जिक्र कहाँ कहाँ पे है और अनुवाद की आवश्यकता कहाँ कहाँ पे है, ये भी मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा। तो 348 आप समझ गए। 349 में 348 को प्रोटेक्ट किया गया। ये कहा गया है कि 348 में हमने जो भाषा की बात कर दी कि अंग्रेजी होगी और कहाँ पे अंग्रेजी होगी, कहाँ पे हिंदी होगी इत्यादि, तो इससे संबंधित यदि केंद्र सरकार किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करना चाहती है तो अव्वल तो वह कर नहीं सकती सीधे तौर पे। यदि वो करना चाहती है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति महोदय भी ऐसी अनुमति सीधे तौर पे नहीं देंगे। ऐसी अनुमति देने से पूर्व वे 344 में जो समिति बनी, जो आयोग बना, उन्होंने जो अपनी सिफारिशें दी, उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रपति महोदय इन परियोजनाओं के लिए, किन परियोजनाओं के लिए, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और संसद एवं विधान मंडलों के से संबंधित भाषाओं के उपबंध करने के लिए राष्ट्रपति महोदय भी समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए ही आदेश पारित करेंगे। 349 में इस बात को कहा गया। तो 348 349 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 345 से 347 तक राज्यों के संबंध में है। 343 44 आप समझ गए। 350 में सबसे पहले तो आवेदन अभ्यावेदनों के बारे में बात की गई है कि आप कौन सी भाषा में दे सकते हैं, और उसके अतिरिक्त वहां पर यह कहा गया है कि यदि कोई मतलब जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है तो उनके भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके सरकार को क्या करना है, एक विशेष प्राधिकारी को नियुक्त करना है और फिर वह विशेष प्राधिकारी जो है समय समय पर अपनी रिपोर्ट देंगे कि कोई भी भाषा हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश बहुभाषी देश है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा अपने आप में एक धरोहर है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और इंटरव्यू के लिए ये सारे शब्द आपके लिए बहुत मतलब एक तरीके से शस्त्र के रूप में काम करेंगे कि भाषा जो है, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा की मैं बात कर रहा हूं, भाषा हमेशा जो व्यक्ति है उसकी भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनात्मक मुद्दा होता है भाषा का। इसीलिए हम किसी भी भाषा को, और भाषा हमारी धरोहर है, एक भाषा को मतलब शुरू होने में, जन्म लेने में, विकसित होने में और पूरी तरीके से फलने फूलने में मतलब कई हजारों साल लग जाते हैं। ऐसे ही कोई भाषा नहीं बन जाती है। तो जब एक भाषा हमारे पास में है, एक धरोहर के रूप में है, तो हम उस भाषा को यूं ही नहीं जाने दे सकते। ये हमारी शक्ति है कि हमारे पास इतनी सारी भाषाएं हैं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके लिए 350 है। सीधे तौर पे देखिए, जो शब्द लिखे हुए हैं वो तो आप बोलेंगे, वो तो रट के कोई भी बोल सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा विश्लेषण करके यदि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखते हैं कि क्या औचित्य है 350 का, क्यों एक ऐसी भाषा जिसको कि एक बहुत ही सीमित जगह पे बोला जाता है उसके लिए एक विशेष प्राधिकारी नियुक्त हो, उसके लिए वो लगातार उसके लिए काम करे, क्या आवश्यकता है? क्योंकि हर प्रत्येक भाषा का संरक्षण करना संघ का कर्तव्य है। और यही बात आगे 351 में भी लिखा हुआ है। आप अगर देखें तो 351 केवल इसलिए नहीं है कि हम राजभाषा को संरक्षित करें या राजभाषा को समृद्ध करें, उसमें यह लिखा गया है कि भारत की सामासिक संस्कृति को ध्यान में रखें। और उसमें यह भी लिखा गया है कि मूलतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करते हुए हमें हिंदी भाषा को समृद्ध करना है, ताकि भारत की सारी भाषाएं हिंदी भाषा में समाहित हो और भारत के प्रत्येक भाषा भाषी जब हिंदी सुने, हिंदी बोले, हिंदी में बातचीत करे, हिंदी में कार्य करे, तो उन्हें अपने भाषा के भी शब्द मिले तो उन्हें लगे कि ये तो हमारी ही भाषा से मिलती जुलती भाषा है। ये संविधान की मूल भावना है, ये संविधान का मूल उद्देश्य है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अनुच्छेदों की बात की गई है, संवैधानिक अनुच्छेद 343 से 351। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, क्लियर। अब संवैधानिक अनुच्छेद से आगे कहने के लिए, संवैधानिक अनुच्छेद में और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। हम अगले 1.5-2 घंटे केवल अनुच्छेदों पे बात कर सकते हैं, एक अनुच्छेद में हम गहराई में जा सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आपको बताना है अनुच्छेदों से संबंधित अपने इंटरव्यू में, चाहे वह IBPS एसओ का इंटरव्यू हो, चाहे वह UPSC JTU का इंटरव्यू हो, इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, बार बार यदि आप इस वीडियो को सुन करके इतनी बातें आप बता देते हैं, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधान, प्रावधान मतलब और इसके अतिरिक्त क्या प्रोविजंस है। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, मैंने अभी बताया कि 344 में क्या कहा गया, मतलब 343 में कहा गया कि 15 वर्षों का एक विंडो पीरियड, एक समय दिया गया कि 15 वर्षों के अंतर्गत
हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या धीरे धीरे हिंदी इस तरीके से हम परिवर्तन कर पा रहे हैं या लोगों को प्रशिक्षण दे पा रहे हैं, प्रशिक्षित कर्मचारियों को कर पा रहे हैं कि 15 वर्षों के पश्चात हम पूर्ण रूप से अपनी राजभाषा हिंदी में कार्य करें। तो इसके लिए 344 में समिति बनाई गई और फिर यह समिति बनी। आप सब जानते हैं यह समिति सबसे पहले 1955 में गठित की गई। 1955 में जो समिति गठित की गई, समिति नहीं, माफ कीजिएगा, आयोग गठित किया गया। जो आयोग गठित किया गया, राजभाषा आयोग, इस आयोग का नाम था और इस आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर जी, बाल गंगाधर खेर जी। बाल गंगाधर खेर पहले महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, तो उनकी अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने एक साल के अंदर में 1956 में मेरे पास डेट्स भी लिखे हुए हैं, मैं आपको साथ साथ डेट्स भी बता देता हूँ। डेट्स मुझे याद नहीं है पर लिखे हुए हैं, तो वैसे बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन यदि बोलते बोलते आप डेट्स का उल्लेख भी कर देते हैं तो यह आपके लिए और अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको डेट्स बताते चलता हूं, जब है ही तो जान लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, 7 जून 1955 को आयोग का गठन किया गया और 31 जुलाई 1956 को आयोग ने अपना जो रिपोर्ट है वह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसके पश्चात फिर समिति गठित हुई। समिति किनके अध्यक्षता में गठित हुई? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में, श्री गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति गठित की गई। कब समिति गठित की गई? समिति गठित की गई 31 जुलाई 1956। हाँ, ये समिति गठित करने की तिथि है। 31 जुलाई 1956 को समिति का गठन किया गया और समिति का गठन कब हुआ? जब आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया और इस समिति ने 1959 में 8 फरवरी 1959 को इस समिति ने अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत किया। तो समिति 1957 में गठित की गई थी ना जी? समिति तो 1957 में गठित की गई थी ना? नहीं, समिति 31 जुलाई 1956 को गठित की गई। नहीं सर, एक सुधार मैं करना चाहूंगा। 31 जुलाई सर आयोग ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा गया 12 अगस्त 1957 को और संसदीय समिति का गठन का प्रस्ताव 30 सितंबर 1957 को पारित हुआ। 30 सितंबर 1957 को संसदीय समिति का गठन। ठीक है, तो मैं इसको सुधार लेता हूं, मुझे एक बार फिर से डेट्स बता दीजिए। जी सर, 31 जुलाई 1956 को आयोग ने प्रतिवेदन सौंपा। ओके, प्रतिवेदन सौंपा मतलब 31 जुलाई 1956 को आयोग ने प्रतिवेदन सौंपा और जो समिति गठित हुई, कब गठित हुई सर? उसके बाद सदन के पटल पर प्रतिवेदन रखा गया 12 अगस्त 1957। क्योंकि वो गठन की तारीख क्या है जी? गठन की तारीख क्या है समिति के गठन की तारीख? वो 30 सितंबर 1957। ठीक, क्योंकि 30 सितंबर गठन से पहले संसद में बहस हुई थी सर, लगभग 12 दिन। ठीक है, कुछ टाइम 12 दिन का अंतर है। ठीक है, तो 30 सितंबर 1957 को समिति गठित की गई श्री गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में और उसके पश्चात जो है राष्ट्रपति महोदय ने 27 अप्रैल 1960 को इस प्रतिवेदन के आधार पे 27 अप्रैल 1960 को अपना जो आदेश है वह आदेश पारित किया था। तो संवैधानिक प्रावधान यहां से शुरू होते हैं। ठीक है, अब इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी, इस आयोग ने जो अपना रिपोर्ट दिया और आयोग के आधार पे आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करके समिति ने जो अपनी आखिरी रिपोर्ट सौंपी राष्ट्रपति महोदय को, उसमें ऐसा कहा गया कि अभी तक हमारे देश में प्रशासनिक कार्यालयों की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग जो है पूरी तरीके से अंग्रेजी के प्रयोग को निर्बंध करके और पूरी तरीके से हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग उपबंधित कर सके। सो उसी आधार पे राष्ट्रपति महोदय ने अपना जो आदेश है वह आदेश 27 अप्रैल 1960 को उनका आदेश पारित किया गया और उस आदेश के अनुसार, उस आदेश का पालन करते हुए आगे चल करके संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम 1963 उसका संशोधन 1967 में किया गया, राजभाषा नियम 1976 में बनाया गया, राजभाषा संकल्प 1968 में लिया गया और उसके बाद में हिंदी से संबंधित विभिन्न संस्थाओं का, हिंदी से संबंधित विभिन्न समितियों का गठन किया गया और उसके बाद कालांतर में लगातार हिंदी के कार्यान्वयन के काम चल रहे। तो उसके बारे में हम लोग बिल्कुल एक बार एक शॉर्ट फॉर्म में बात करते हुए चलेंगे। अष्टम अनुसूची के बारे में जो जानने योग्य बातें हैं संविधान की अष्टम अनुसूची के बारे में, उसमें केवल ये
कि आज वर्तमान समय में 22 भाषाएं जो हैं वह संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं। इन 22 भाषाओं में से 14 जो भाषाएं थी वह प्रारंभ में ही उनको इस सूची में शामिल किया गया था, और उसके बाद में 8 भाषाएं कालांतर में शामिल की गई। 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा 21st अमेंडमेंट किया गया संविधान का, और उसके द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। ठीक है, जो जानने योग्य बातें हैं, जो बताने योग्य बातें हैं, जिससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, और अगर अष्टम अनुसूची से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो अगर आप इतनी सी बात बता देते हैं तो आपका उत्तर पूरी तरीके से एक मतलब हॉलिस्टिक उत्तर इस संदर्भ में माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1992 में 1992 में 71वां संशोधन हुआ, 71st संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और उसमें 3 भाषाएं जिसमें कि कोंकणी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 1992 में ऐड किया गया, और उसके बाद में 2002-3 में 92nd अमेंडमेंट हुआ, 92वां संशोधन हुआ। इसमें 4 भाषाओं को, उसमें कौन कौन सी भाषा थी? मैथिली, जिसकी मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी, संथाली भाषा थी, और उसके अलावा बोडो और डोगरी। तो इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो ये जो मोटे तौर पे इतनी सी बातें आपको अष्टम अनुसूची के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि अष्टम अनुसूची का एक और अमेंडमेंट बाद में हुआ है जिसमें ओडिया भाषा का नाम चेंज किया गया, उड़िया से ओडिया किया गया है, वह 2011 या 2012 में है, पर खैर उसकी आवश्यकता नहीं है, उतना हमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने बात कर ली अष्टम अनुसूची के बारे में। अब हम लोग राजभाषा अधिनियम इत्यादि पे आते हैं। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम पे जो मुख्य बातें हमें ध्यान रखने योग्य है राजभाषा अधिनियम नियम से संबंधित, उसको हम लोग देखते हैं कि वह क्या क्या है। तो वैसे राजभाषा अधिनियम में हम सब जानते हैं कि 9 धाराएं हैं, लेकिन जो मुख्य धाराएं हमको राजभाषा अधिनियम में याद रखने वाली है, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें धारा 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, और धारा 3 के बाद में धारा 5, 6, 7 हमें इसलिए जानना है क्योंकि धारा 5, 6, 7 में अनुवाद की बात की गई है। ठीक है, धारा 8 में सरकार को, केंद्र सरकार को ये शक्तियां प्रदान की गई हैं कि भाई आप जो है इस अधिनियम से संबंधित नियम बना सके, और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 1976 में राजभाषा नियम बनाए, और उन्हीं राजभाषा नियमों के आधार पे वर्तमान में हम लोग सरकारी कार्यालयों में या प्रशासनिक कार्यों के लिए हम लोग राजभाषा का जो भी कार्यान्वयन है, या जिसको हम राजभाषा नीति कह सकते हैं, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि राजभाषा से संबंधित जो भी कार्य हमें करने हैं, तो उसके बारे में हम लोग प्रयोग में लेकर के आते हैं। उसके अतिरिक्त 1968 संकल्प में एक वार्षिक कार्यक्रम की बात की गई थी, त्रिभाषा फॉर्मूला लेकर के आया गया था। तो त्रिभाषा सूत्र तो उस प्रकार से लागू हो नहीं पाया जैसे इसको लागू होना चाहिए था, परंतु उसमें जो वार्षिक कार्यक्रम की बात की गई थी, वह वार्षिक कार्यक्रम जो है उसके बाद निरंतर जारी किया जाने लगा, और अभी के समय में केंद्रीय कार्यालयों में जो राजभाषा कार्यान्वयन होता है, उसका जो कह सकते हैं कि एक सूत्र है, उसका जो आधार है, वो कहीं ना कहीं वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके बारे में भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधित हुआ 1967 में। कुल इसके अंदर में 9 धाराएं थी जब यह अधिनियम लेकर के आया गया। 9वीं धारा कहती है कि 6 और 7 जो है वह राज्यों के विधानमंडलों से पारित होने वाले दस्तावेजों की भाषा की बात करता है, और 7 जो है राज्यों के उच्च न्यायालयों की भाषा की बात करता है। तो ये कहता है कि 6 और 7 जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। 8 जो है, धारा 8 क्या कहता है कि इस अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास में शक्तियां निहित होंगी, वह 8 देता है। तो अब हमारे पास जो महत्वपूर्ण जानने वाले अधिनियम हैं, अधिनियम की धाराएं हैं, वो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ठीक है, तो हम एकदम तेजी से हम इसके बारे में जान लेते हैं। 1 और 2 में परिभाषाएं और उसका प्रसार इसके बारे में दिया हुआ है। तो 3 में, अच्छा 3 में अक्सर क्या होता है, धारा 3 सबसे महत्वपूर्ण धारा है राजभाषा अधिनियम की, और हम में से ज्यादातर लोग ना धारा 3 से आगे नहीं बढ़ते हैं। धारा 3 में ही हम लोग कहीं ना कहीं रुके रह जाते हैं। कल मेरे पास एक फोन आया था, शायद हो सकता है कि जिनका फोन आया था वो इस सेशन में हो भी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैंने तो काफी तैयारी करी है और एक मेरा मॉक इंटरव्यू आप कर लीजिए राजभाषा एसओ के लिए। तो मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया कि धारा 3-4 के बारे में बताएं आप। तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि धारा 3 सबसे महत्वपूर्ण है, नो डाउट। महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे भी वजह है, हालांकि उसको उसमें जाने की हमें आवश्यकता नहीं, पर फिर भी एक जानकारी के लिए आप जान लें कि धारा 3 महत्वपूर्ण
कार्यान्वयन की दृष्टिकोण से तो है ही है, पर उससे ज्यादा ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय जब मैं कहता हूं तो केंद्रीय कार्यालय का मतलब राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 2 के तहत केंद्रीय कार्यालय का मतलब होता है कि वे सभी कार्यालय जो केंद्र सरकार, जो वे सभी कार्यालय जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों के अंतर्गत आते हैं, मंत्रालय उनके अधीनस्थ कार्यालय, और उसके अतिरिक्त जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, मतलब जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, बोर्ड, ट्रस्ट और जो भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, तो ये सारे जो बैंक्स, ये सब, जब भी मैं केंद्रीय कार्यालय बोलूंगा तो इसका मतलब ये है कि राजभाषा के संबंध में ये सारे कार्यालय केंद्रीय कार्यालय कहे जाते हैं, यह परिभाषा दी हुई है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तिमाही रिपोर्ट बनाते हैं, हम लोग जो भेजते हैं अपने मुख्यालय को, छमाही रिपोर्ट या राजभाषा विभाग को छमाही रिपोर्ट हम बनाते हैं जो कि हम अपने नराकास्ट को भेजते हैं। उसके अतिरिक्त संसदीय समिति के लिए हम लोग एक प्रश्नावली भर के भेजते हैं, संसदीय समिति निरीक्षण करने आती है। तो जब भी ये निरीक्षण होते हैं, जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, जब भी हमारे मुख्यालय से किसी तरह का कोई भी एडवाइजरी जारी किया जाता है राजभाषा के संबंध में, तो सबसे ऊपर, सबसे प्रमुखतम जो बिंदु वहां पे नोट किया जाता है, बताया जाता है, वो होता है धारा 3(3). ठीक है, तो धारा 3(3), इसीलिए धारा 3(3) को लेकर के बहुत ज्यादा बातें होती हैं। तो धारा 3(3) जानना हमारे लिए जरूरी है, और आप सब जानते हैं 14 दस्तावेज होते हैं, उन दस्तावेजों के नाम भी आप जानते हैं, उनको द्विभाषी जारी करना है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर 14 दस्तावेजों के नाम आपसे पूछ ली जाए इंटरव्यू में कि क्या क्या दस्तावेज है, तो आप बता सकते हैं। सामान्य आदेश है, संकल्प है, अधिसूचनाएं हैं, और उसके अतिरिक्त जो है कोई भी प्रेस विज्ञप्तियां जारी होती हैं, जितने भी रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। देखिए, विभागों का एक बहुत मुख्य काम है क्या, हर महीने रिपोर्ट भेजना। हर विभाग अपने से अगले, मतलब जैसे अगर कोई विभाग है तो अपने मुख्यालय को या उप मुख्यालय को, मतलब जैसे भी है, तो रिपोर्ट भेजते हैं। हर महीने भेजते हैं, हर 3 महीने पे भेजते हैं, हर 6 महीने पे भी भेजते हैं, और हर साल में भेजते हैं। मतलब अलग अलग रिपोर्ट होती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल। ये जितने भी रिपोर्ट हैं, ये सभी रिपोर्ट द्विभाषी होंगे धारा 3(3) के दस्तावेजों के तहत। तो रिपोर्ट उसमें आ जाते हैं, प्रशासनिक रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स जिसको हम कहते हैं, प्रेस विज्ञप्तियां आ जाती हैं। उसके अतिरिक्त कोई भी टेंडर आप निकालते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आप, लाइसेंस वगैरह, ये सारी चीजें आपकी धारा 3(3) के दस्तावेजों में आ जाती हैं। आसान है, सबको पता है, सब जानते हैं, सबने रटा हुआ है। धारा 3(1) और धारा 3(2) भी हमें जानना जरूरी है। धारा 3(1) और धारा 3(2) क्या क्लेरिफाई करता है? धारा 3(1) में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी रहेगी। संघ के प्रशासनिक परियोजनाओं के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो इस बात को धारा 3(1) में उल्लेख किया गया है। और उसके बाद में धारा 3(2) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संघ के विभिन्न कार्यालयों के बीच में, केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के बीच में, मतलब केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के कार्यालय, केंद्र सरकार से पीएसयूज के कार्यालय, पीएसयूज मतलब पीएसयूज, बोर्ड, ट्रस्ट, ऑटोनोमस बॉडीज, ये सब बैंक्स, ये सब उसमें आ जाता है। और पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज, बैंक्स एक्सेट्रा, ये सब जो है, इनके बीच में आपस में, इनके बीच में पत्राचार की भाषा क्या होगी, ये 3(2) में कहा गया। तो 3(2) में जो पत्राचार की भाषा है, उसके बारे में विस्तृत एक योजना समझाई गई है कि किस प्रकार से पत्राचार किए जाएंगे। 3(1) में भी यह योजना है, परंतु वह केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच में किस जो पत्राचार होंगे उसके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें ऐसा कहा गया है। वहां पे पहली बार अनुवाद शब्द का प्रयोग हुआ है, और यह कहा गया है कि ऐसे राज्य जो हिंदीतर भाषी राज्य हैं, जो जहाँ के जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, तो उनके साथ संघ को यदि पत्रादि करना है, या फिर किसी ऐसे राज्य को पत्रादि करना है जो हिंदी भाषी राज्य है, तो वे जब पत्र भेजेंगे हिंदीतर भाषी राज्यों को, तो वे लोग क्या करेंगे, उसके साथ में उसका अनुवाद भी भेजेंगे। और जो हिंदीतर भाषी राज्य हैं, वे आपस में अंग्रेजी में पत्राचार कर सकते हैं। परंतु वहां पे ऐसा भी लिखा गया है कि 3(1) में बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है सबसे आखिर में, कि इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि कोई भी दो ऐसे राज्य जो हिंदीतर भाषी राज्य हैं, वे आपस में हिंदी का प्रयोग कर ही नहीं सकते, उनके लिए हिंदी का प्रयोग करना रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं, यदि वे चाहें और यदि उनके लिए ऐसी स्थिति है, इसको आगे चलकर राजभाषा नियम में और भी स्पष्ट किया गया है, तो वे आपस में हिंदी में पत्राचार कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न उठता है इंटरव्यू में, आपसे पूछा जाता है कि दो
ऐसे राज्य जो हिंदीतर भाषी राज्य हैं, अगर वे आपस में हिंदी में पत्राचार करना चाहते हैं तो क्या वे कर सकते हैं? आप बोलेंगे कर सकते हैं। सैद्धांतिक तौर पे आपको भी लगेगा ना कि हाँ कर सकते हैं, ये तो करना चाहिए, राजभाषा हमारी है। किस नियम के तहत कर सकते हैं? तो अधिनियम की धारा 3(1) में इस बात का उल्लेख किया गया। 3(2) में संघ मतलब केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, मतलब केंद्र सरकार से केंद्र सरकार, केंद्र सरकार से ऑटोनोमस बॉडीज और ऑटोनोमस बॉडीज से ऑटोनोमस बॉडीज, इनके बीच में पत्राचार की बात की गई है। और 3(3) में 14 दस्तावेजों की बात की गई है। 3(4) में केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी ऐसी भाषा का उपबंध नहीं किए जाने की बात की गई है कि जिस भाषा का प्रावधान या उपबंध करने से किसी भी कार्यालय की जो कार्य क्षमता है, कार्य को दक्षता से निपटारे करने की जो क्षमता है, उसके ऊपर कोई फर्क पड़े। ये 3(4) में 3 मतलब धारा 3 के उपधारा 4 में कहा गया और उपधारा 5 में कहा गया है कि जब तक सभी हिंदीतर भाषी राज्य अपने विधान मंडलों से इस आशय का प्रस्ताव नहीं पारित कर देते हैं कि संघ के शासकीय परियोजनाओं में अंग्रेजी के प्रयोग को बंद कर दिया जाए, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये 5 धाराएं हैं। 3(4), 3(5) मोटे तौर पे एक लाइन में आप ध्यान में रखिए। 3(1) क्यों जरूरी है, इसको आप ध्यान में रखिए। आज यदि हिंदी के साथ भारत की राजभाषा अंग्रेजी भी है तो किस प्रावधान के तहत है, किस नियम के तहत है? तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में भारत में स्थापित है। 3(1) के तहत, ठीक है। 3(2) में पत्राचार की बात की गई है, जिसको आगे चल के नियमों में और विस्तार दिया गया है। तो ये 3 हो गया। 4 आप जानते हैं, संसदीय राजभाषा समिति के गठन की बात की गई है 4 में। और 5 में जो है संसद में प्रयोग किए जाने वाले जो भी दस्तावेज हैं उनकी भाषा के बारे में कहा गया है। कुछ विशेष नहीं है, 348 को ही के बारे में ही यहाँ पे उल्लेख किया गया। बस इतना है कि ये जो दस्तावेज हैं जिनके बारे में 348 में कहा गया है कि केवल अंग्रेजी में जारी होंगे, यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेजी के साथ साथ इनका हिंदी अनुवाद भी किया जाएगा और वह हिंदी अनुवाद इनका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा, जो उसी रीति से जारी किए जाएंगे जिस रीति से इसके अंग्रेजी वर्जन जारी किए जाते हैं, यानी कि राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। तो ऐसा धारा 5, धारा 6 में यही बात राज्यों के विधानमंडलों के संदर्भ में की गई है। और धारा 7 में उच्च न्यायालय से जो निर्णय, डिक्री, आदेश 348 में इन 3 को एक्सक्लूड रखा गया था कि मतलब ये अंग्रेजी में ही होंगे। निर्णय, डिक्री और आदेश, उनको उनके हिंदी अनुवाद की अनुमति अधिनियम की धारा 6 में दे दिया, धारा 7 में दे दिया गया है। तो 5, 6 और 7, 8, 9 मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपका राजभाषा अधिनियम हो गया। उसी प्रकार से हम राजभाषा नियम की बात करेंगे। तो राजभाषा नियमों में जो महत्वपूर्ण नियम है, राजभाषा नियम 2 आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अक्सर हम लोग पढ़ाई करते हुए छोड़ देते हैं और 3 से हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं। नहीं, 2 बहुत जरूरी है और दो कारणों से जरूरी है। राजभाषा नियम 1976 2 कारणों से आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन कारणों से? नियम 2 की मैं बात कर रहा हूं। नियम 2 कौन कौन कारणों से जानना जरूरी है? पहली बात कि राजभाषा 1976 के नियम 2 में यह कहा गया है कि केंद्रीय कार्यालय में कौन कौन आते हैं, केंद्रीय कार्यालय की परिभाषा क्या होगी, ये नियम 2 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो कहीं किसी तरह की शंका की कोई बात नहीं है कि क्या एक बैंक राजभाषा कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से केंद्रीय कार्यालय है, भारत सरकार का कार्यालय है, क्योंकि बैंक वैसे तो पीएसयू है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो सरकारी बैंकों की, नेशनलाइज्ड बैंकों की, राष्ट्रीयकृत बैंकों की जहां पे हम बात करते हैं। तो फिर वो उस पर राजभाषा नियम क्यों लागू होंगे? क्योंकि राजभाषा नियम के नियम 2 में यह कहा गया है कि बैंक भी राजभाषा प्रावधानों के तहत केंद्रीय कार्यालयों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, निगम भी आते हैं, बोर्ड भी आते हैं, ट्रस्ट भी आते हैं, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडीज भी आती हैं। तो ये सब आते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण कि नियम 2 में समस्त राज्यों को भारत के 3 भाषाई क्षेत्र में बांटा गया है, क, ख और ग। तो ये जो वर्गीकरण है वो नियम 2 में ही किया गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जिसका 3 बार संशोधन हुआ है। वो संशोधन भी आपको ध्यान में रखना है। 1987 में हुआ है, 2007 में हुआ है और 2011 में हुआ है। 3 संशोधन हुए हैं। तो संशोधन आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो नियम 2 आपके लिए जानना जरूरी है। नियम 2 के बाद नियम 3 में और नियम 4 में पत्राचार को लेकर के बहुत ही विस्तृत योजना दी हुई है, एक बार आप पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा उसमें डीप में हम नहीं जाएंगे। नियम 5 जो पूछे जाते हैं बार बार, जो ज्यादा जरूरी है, नियम 5 नियम 6 ये जरूरी है। नियम 6 को हम राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) से जोड़ के पढ़ेंगे। धारा 3(3) और नियम 6 एक दूसरे से कनेक्टेड है। धारा 3(3) को नियम 6 प्रोटेक्ट करता है या इसका सुरक्षा कवच है। 3(3) जो कहा जाता है ना कि 14 दस्तावेजों को आपको द्विभाषी जारी करना है, तो नियम 6 कहता है कि कौन सुनिश्चित करेगा कि द्विभाषी जारी हो। भाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तो वह उस अधिकारी के ऊपर है जो 3(3) के दस्तावेजों पे साइन करता है। आपके कार्यालय से, आपके बैंक से एक कार्यालय आदेश निकला, एक नियुक्ति पत्र निकला, तो कोई ना कोई तो साइन करेगा। अगर वह द्विभाषी नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, वो व्यक्ति जो साइन करता है। आप जिम्मेदार नहीं होंगे, आप राजभाषा अधिकारी हैं। आप उस अधिकारी को बताएंगे जो भी सिग्नेचर कर रहे हैं कि सर राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत ये नियुक्ति पत्र द्विभाषी जारी होना चाहिए। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो इंग्लिश में साइन करके भेज दिए। कल को जब संसदीय समिति आएगी, यू विल नॉट बी कॉट रिस्पॉन्सिबल। कौन, जो हस्ताक्षर करते हैं। नियम 6। नियम 5 आपके कार्यालय में जितने भी पत्र हिंदी में प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हो और चाहे आपका कार्यालय किसी भी क्षेत्र में हो, आप दक्षिण में हैं, आप उत्तर में हैं, आप पूर्वोत्तर में हैं, आप कहीं भी, आपको उसका जवाब हिंदी में ही देना है 100%। उसमें कहीं किसी भी तरह के जो वार्षिक कार्यक्रम के परसेंटेज है उसकी कोई बात नहीं आएगी। 100% आपको हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने हैं। ठीक है, तो नियम 5 हो गया, नियम 6 हो गया। तो ये सारे नियम जो है आपको ध्यान रखने हैं। नियम 7 भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं। नियम 7 में आवेदन और अभ्यावेदनों की भाषा के बारे में बात की गई है कि किस भाषा में आवेदन अभ्यावेदन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक सरकारी कर्मचारी के तौर पे आप हिंदी, अंग्रेजी, जो भाषा में आप चाहें आप अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। और आपसे कभी यह नहीं कहा जाएगा कि तुम हिंदी में क्यों लेके आए हो, अंग्रेजी में लेके आओ। नहीं, ये आपकी अपनी इच्छा है, आप हिंदी, अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकते हैं अपना आवेदन या अभ्यावेदन। क्लियर है। 8 को हम 10 से रिलेट करके देखते हैं। नियम 10। नियम 9 में तो यह कहा गया है कि प्रवीणता की परिभाषा क्या है, कौन से लोगों को, कौन से कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा, किनको हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा। तो प्रवीणता के लिए आप सब जानते ही हैं कि 10वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई किए हों, या स्नातक तक हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ा हो, या फिर हिंदी शिक्षण योजना की के जो नहीं, हिंदी शिक्षण योजना का नहीं है इसमें ये है कि 3 चीजें हैं इसमें। एक तो मैट्रिकुलेशन तक आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया हो, दूसरा ये है कि आपने स्नातक, ग्रेजुएशन तक हिंदी भाषा पढ़ी, और तीसरा ये है कि आप स्वयं ये लिख करके दे रहे हैं, डिक्लेरेशन कर दे एक गिवन फॉर्मेट में, उसका एक प्रारूप होता है कि हाँ मैं प्रवीणता प्राप्त हूं, मतलब मेरे को अच्छी हिंदी आती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सब कुछ मैं हिंदी में कर सकता हूँ, तो आपको प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा। कार्यसाधक ज्ञान किसको प्राप्त माना जाएगा, जिन्होंने 10वीं तक एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो हिंदी को, 10वीं तक हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ा हो, उनको माना जाएगा, या फिर उन्होंने हिंदी शिक्षण योजना की जो प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, उनके लिए जो भी निश्चित किया गया पाठ्यक्रम है वो किया हो, और डिक्लेरेशन। तो इन सब चीजों को मिला करके हम लोग कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त मान लेते हैं। जिस कार्यालय के 80% से अधिक कार्मिक कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उस कार्यालय को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करना है। नियम 10(4) मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, अधिसूचित करना है। और इसी से संबंधित फिर आपका आ जाता है नियम 8(4). ये आप जैसे मैं बता रहा हूं ना, तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे ना, भूलेंगे नहीं। नियम 8(4) क्या कहता है कि जिन कार्यालयों में नियम 8 में 1, 2 भी, 1, 2, 3 भी है, बट 1, 2, 3 तो बाकी जैसे टिप्पणी आप लिखते हैं तो आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि आप उस टिप्पणी का अनुवाद दें। जैसे अगर आपने हिंदी में लिख करके टिप्पणी फाइल पे दे दी तो आपसे नहीं कहा जाएगा कि आप इंग्लिश में लिख के दीजिए, इस बात की अपेक्षा आपसे नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से 8, 1, 2, 3 इसके बारे में क्लेरिफिकेशन देता है। 8(4) महत्वपूर्ण है। 8(4) कहता है कि अगर आपका कार्यालय अधिसूचित है, इसका मतलब कि आपके 80% कार्मिक जो है वे हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं। तो जब 80% कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे जो प्रवीणता प्राप्त होंगे। तो जो कर्मचारी प्रवीणता प्राप्त है, उन कर्मचारियों को आपको व्यक्तिशः आदेश जारी करना है कि वे 100% हिंदी में काम करेंगे। ये यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है। प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को व्यक्तिशः आदेश जारी करना है, नियम 8(4) पूछा जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में भी नियम 8(4) का उल्लेख है, तो ये आपको व्यक्तिशः आदेश जारी करना। तो ये ध्यान रखिए, एकदम सीधा सा मैंने आपको एक लाइन में बता दिया।
इसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, समझ में नहीं आई आप, मतलब कई बार पढ़ने के बाद थोड़ी समझ में आती है जो लिखी हुई भाषा है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता दिया कि ऐसे कार्यालय जो नियम 10 के तहत 10(4) के तहत अधिसूचित हैं, उन कार्यालयों के 80% कर्मचारी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं। उन कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त लोगों में से जो प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हैं, उनको आपको कार्यालय प्रमुख द्वारा एक व्यक्तिशः आदेश जारी किया जाएगा कि उन्हें अपना 100% कार्य हिंदी में करना है। नियम 11 महत्वपूर्ण है। नियम 11 के अंतर्गत मैं हमेशा कहता हूं कि नियम 11 किसी भी कार्यालय में हिंदी कार्यान्वयन का मॉनिटर है। मॉनिटर मतलब क्या उसको बोलते हैं, जहां पे हम कोई चीज डिस्प्ले बोर्ड कह सकते हैं। कोई आपके ऑफिस में आया, आते ही उसको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे एक कुशल ट्रेंड, जिनको फाउंडेशन से ट्रेंड किया गया है, ऐसे अधिकारी कार्यरत हैं। कैसे पता लगेगा? कि आपके कार्यालय के बाहर बढ़िया तरीके से जो है हिंदी और अंग्रेजी बाइलिंगुअल साइन बोर्ड्स लगे हों, नाम पट्टिकाएं लगी हों, फाइलों के ऊपर जो भी लिखा गया हो लेख वो बाइलिंगुअल लिखा गया हो, रजिस्टरों पे बाइलिंगुअल लेख लिखे गए हो, तो ये सारे बाइलिंगुअल होंगे। मोहर बाइलिंगुअल हो तो सब बाइलिंगुअल द्विभाषी होगा। नियम 11 और नियम 12 आपके कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा से संबंधित नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही साथ नियम 12 में एक और भी क्लॉज है जो हम हमेशा भूल जाते हैं, मैं हमेशा बताता रहता हूं कि नियम 12(2) में यह भी कहा गया है कि इन नियमों के तहत सरकार को, क्योंकि आगे अब क्या हो गया, राजभाषा नियम तो बन गया, पर आगे और भी तो बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और भी आदेश निकाले जा सकते हैं। तो आदेश किसके तहत निकाले जाएंगे? अधिनियम में तो कह दिया गया कि नियम बनाने का शक्ति केंद्र सरकार के पास में है, तो आगे के लिए नियम 12 में ही रास्ता खोला गया है कि इन नियमों के तहत केंद्र सरकार समय समय पर आदेश जारी कर सकती है। ये 12(2) में, ठीक है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है अगर पूछ लिया जाता है तो, कि नियम 12 में और क्या है। अगर कोई ऐसा बहुत विशेष तौर पे, मतलब वैसे IBPS में इसकी संभावना कम है, UPSC में संभावना बन सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने राजभाषा नियम 1976 देख लिया। राजभाषा संकल्प में जैसा मैंने आपको बताया था 1968 यदि हम जानते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीजों के लिए जानते हैं। राजभाषा संकल्प 68 में, क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिए प्लीज सर। पूछ रहे थे कि ये जो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए प्लीज, क्वेश्चन टाइप कर दीजिए प्लीज। राजभाषा संकल्प 1968 में 3 चीजें जो है महत्वपूर्ण है जो आपको जानना है। एक तो त्रिभाषा सूत्र आपको जानना है, त्रिभाषा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और त्रिभाषा सूत्र के बाद में उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजभाषा संकल्प 1968 के आधार पर ही वार्षिक कार्यक्रम जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए आवश्यक है। बाकी केंद्र सरकार के सेवा में जो कर्मचारी आएंगे उनके लिए किस तरह के भाषा के ज्ञान अर्ह होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों नॉलेज उनको होना चाहिए, या केवल हिंदी या केवल इंग्लिश से काम चल जाएगा, है ना। इसके बारे में भी राजभाषा संकल्प 1968 में बताया गया और बाद में उसमें संशोधन होते रहे हैं। वार्षिक कार्यक्रम में हर वर्ष इस बात को बहुत डिटेल में दिया जाता है। इस वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में भी दिया गया है कि अगर आपको केंद्र सरकार के एक कर्मचारी के रूप में नियुक्ति आपको पानी है तो आपको हिंदी या अंग्रेजी में से एक भाषा आनी आवश्यक है। कम से कम हिंदी अंग्रेजी, और अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए, क्योंकि बिना अंग्रेजी के केंद्र सरकार की कोई भी जो परीक्षा होती है, मतलब क्या बोलते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जो ली जाती हैं केंद्र सरकार के पदों के लिए, उसमें अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक, मतलब अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य होता ही होता है। साथ में कई सारे पदों के लिए हिंदी का ज्ञान भी आवश्यक होता है। परंतु दूसरी बात कि ऐसी परीक्षाओं के लिए हाँ ठीक है, ओके, मैं बात कर लूंगा, संशोधन की बात कर लूंगा। ऐसी परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे वे प्रश्न पत्र बाइलिंगुअल होंगे, द्विभाषी होंगे। साथ ही साथ जो प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि हैं भारत सरकार के, उनके जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनकी जो प्रशिक्षण सामग्री होगी, उनकी भाषा भी द्विभाषी होगी। राष्ट्रपति के आदेश में बहुत ही स्पष्ट तरीके से इन बातों का उल्लेख किया गया है। राजभाषा संकल्प में इनको शॉर्ट तरीके से बताया गया है। तो ये 4 बिंदु जो मैंने बताया आपको महत्वपूर्ण। पहला बिंदु त्रिभाषा सूत्र, दूसरा बिंदु त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग के द्वारा, कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था, कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। दौलत पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट कोठारी आयोग आप दौलत राम कोठारी है ना, दौलत सिंह कोठारी, हाँ दौलत राम कोठारी, ठीक जी, दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह है या राम है, जो भी नॉट मच इंपॉर्टेंट, कोठारी आयोग आप ध्यान रखेंगे, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है नेहा जी, थैंक यू।
सो दौलत सिंह कोठारी, तो कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। त्रिभाषा सूत्र पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। कैसे करना था, आप सब जानते हैं कि जो उत्तर भारत है वहां पे हम लोग हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक दक्षिण भारतीय भाषा को पढ़ेंगे, और दक्षिण भारत में अंग्रेजी और उनके रीजनल लैंग्वेज के साथ में हिंदी को भी वे लोग पढ़ेंगे। इस तरीके से ये सूत्र बनाया गया था। बहुत ही अच्छा सूत्र था, बहुत अच्छी सोच थी, और इस सोच को जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसमें अच्छी जगह दी गई है, और त्रिभाषा सूत्र पे एक बड़े पैमाने पे कार्य करने की पूरी व्यवस्था जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। बताने योग्य बातें हैं जो आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने रख सकते हैं अगर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है इन दैट केस। ओके, एक बाकी दूसरी बात राजभाषा संकल्प में ध्यान रखने योग्य क्या है कि इसी के आधार पे वार्षिक कार्यक्रम आते हैं, बहुत जरूरी। वार्षिक कार्यक्रम के आधार पे ही हम लोग आज राजभाषा कार्यान्वयन करते हैं। तीसरी बात कि सरकारी नौकरी के लिए, केंद्र सरकार की नौकरी के लिए जो भाषा के ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक अवश्य, और इंग्लिश तो अभी तक अनिवार्य है ही, और उसके साथ साथ में जो प्रश्न पत्र हैं वह द्विभाषी होने चाहिए। तो ये सारी बातें राजभाषा संकल्प की हो गई। जो संशोधन की बात की गई, मैं बता दूं आपको, पहला 1987 में संशोधन हुआ। इस संशोधन में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ख क्षेत्र से क क्षेत्र में लाया गया। दूसरा संशोधन 2007 में किया गया, जिसमें 3 राज्यों को क क्षेत्र में जोड़ा गया, जिसमें कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ थे, क्योंकि ये जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग 2001 में किया गया था, तो संशोधन में थोड़ा समय लगता है। 2007 में ये संशोधन किए गए थे। 2011 में संशोधन करके दमन दीव एवं दादर और नागर हवेली को ग से ख क्षेत्र में लेकर के आया गया था, ये जो यूनियन टेरिटरी है। तो ये 3 संशोधन जो है वे हुए हैं 1987, 2007 एंड 2011। ठीक है, तो ये है जो भी हमने बात करी। ये हो गया आपका प्रश्न, मैंने ले लिया जो भी बीच में प्रश्न एक आ गया था। संवैधानिक प्रावधान की हमने बात कर ली। अब इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के तहत, राजभाषा नियम के तहत जो है क्या हुआ, राष्ट्रपति का आदेश आया। राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया कि अब हिंदी को हम लोग लागू कैसे करें, उसके लिए समूल प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। तो इसी आधार पे प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो इत्यादि संस्थाओं की स्थापना की गई। ठीक है, तो मुख्य संस्थाएं क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने पहले जितने भी फाउंडेशन के साथ जो लोग पहले से यूपीएससी जेटीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके पास में डेट सीट है। तो डेट एग्जैक्टली मैं आपको सारे डेट्स नहीं बता पाऊंगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन डेट्स आप लोगों के पास में है। आप लोग डेट्स नोट कर लीजिएगा कि कब कब इसकी स्थापना हुई। हालांकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेट्स एग्जैक्ट आपको याद हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अतिरिक्त अच्छा एक वार्षिक कार्यक्रम रह गया, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हम एक बार जो मोटे तौर पे जान लेते हैं क्या क्या संस्थाएं हैं, क्या क्या समितियां हैं। इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, एक और इतनी आवश्यकता भी नहीं है। बस एक मोटे तौर पे कि क्या है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण, यदि हम लोग पहले संस्थाओं की बात कर लेते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था राजभाषा से संबंधित कौन सी है, राजभाषा विभाग है। ठीक है, राजभाषा विभाग है। राजभाषा विभाग की स्थापना 1976 में हुई थी। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर आप में से किसी को याद होगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा। 75 जून 75 बिल्कुल सही है, जून 75 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण राजभाषा विभाग है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंदर एक पूरा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। सचिव स्तर के अधिकारी इसको हेड करते हैं। वर्तमान में जो राजभाषा विभाग की सचिव हैं वो डॉक्टर अंशुली आर्या, जो कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अधिकारी हैं, आईएएस हैं, वे इसको हेड करती हैं। उप सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी हैं, वे इसकी उप सचिव हैं। और साथ ही साथ एक निदेशक होते हैं जो राजभाषा विभाग के होते हैं, जो कि कैडर के होते हैं, राजभाषा कैडर के होते हैं, जो कि जूनियर जो ट्रांसलेशन ऑफिसर से प्रमोट होकर के निदेशक के पद तक पहुंचते हैं। यानी कि राजभाषा विभाग के अंदर में जो कैडर है, जो प्रमोशन होते हैं, एक जेटीओ जो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ज्वाइन करते हैं, वे पदोन्नति लेकर के और वे एक दिन निदेशक के पद तक पहुंच सकते हैं। तो निदेशक सेवा ये जो पद होता है, डायरेक्टर सर्विसेज, उस पद को कहा जाता है। तो ये राजभाषा विभाग के जो उच्चतम पद है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। राजभाषा विभाग के अंतर्गत में एक तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण, 3 बॉडीज हैं जिनकी हम बात करेंगे। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
दूसरा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, श्री राम नरेश शर्मा, वर्तमान में राम नरेश शर्मा, कर्नल राम नरेश शर्मा एक कर्नल है और प्रतिनियुक्ति पे अभी ये राजभाषा विभाग में है। ये वर्तमान में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो दोनों के ही निदेशक है। और इसके अतिरिक्त तीसरा जो होते हैं वे क्या होते हैं, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय। तो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिस, रियो इनको बोलते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में इनके अंतर्गत जो भी कार्यालय आते हैं केंद्र सरकार के, उनमें राजभाषा कार्यान्वयन को देखते हैं और ये एक ब्रीज के रूप में काम करते हैं, एक सेतु की तरह काम करते हैं राजभाषा विभाग और विभिन्न कार्यालयों के बीच में। क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है तो डायरेक्ट राजभाषा विभाग सभी को नहीं कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए बीच में रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसेज होते हैं। इसमें जो है अनुसंधान अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी, उसके बाद में सहायक निदेशक, है ना, इस तरह के पद होते हैं। तो वे यहाँ पे पोस्टेड होते हैं और इन लोगों का काम क्या होता है, ये लोग अलग अलग कार्यालयों में, केंद्रीय कार्यालयों में घूम करके राजभाषाई निरीक्षण करते हैं और उसकी रिपोर्ट जो है ये राजभाषा विभाग को प्रेषित करते हैं। तो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, एक बार आप लोग अगर और डिटेल में जाना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के कितने अनुभाग हैं, कहाँ कहाँ पे छेका के कार्यालय हैं। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से इतना जान लें कि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय जो होते हैं वे राजभाषा विभाग और कार्यालयों के बीच में सेतु का कार्य करते हैं। ठीक है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ये जो है हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना 1986 में की गई। राजेश जी करेक्ट कीजिएगा यदि मैं वर्ष में थोड़ा एक आध साल ऊपर नीचे हो जाऊं तो। 1986 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, इसको हम लोग शॉर्ट में CHTI, सेंट्रल हिंदी टीचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। ये हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत जो है वो हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। दो तरह के मुख्य रूप से प्रशिक्षण होते हैं, आगे हम लोग और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, इसके भी अलग अलग सेंटर हैं, अलग अलग संस्थान हैं पूरे देश में और यहाँ पे अनुवाद से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये राजभाषा 71 में हुआ इसका स्थापना, 71 में। हाँ, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का 1 मार्च, हाँ 1 मार्च 1971 और 73 से प्रशिक्षण शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय। ठीक है, तो ये जो मुख्य संस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और उसके अलावा भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है और भी बाकी जगह पे भी उसकी शाखाएं हैं, पर पहली शाखा मैसूर में खुली थी। तो भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि हिंदी के मानकीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है, मानकीकरण के लिए काम करता है और उनके द्वारा एक हिंदी वर्तनी का मानकीकरण करके 47-48 पेजेस का एक PDF उनके वेबसाइट पे जारी किया गया है, जो अद्यतन, जो अप टू डेटेड है। पहले उसकी बुक आती थी, बाद में उसे PDF फॉर्मेट में भी दे दिया गया। तो वह जो है उसी के आधार पे केंद्रीय कार्यालयों में मानक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सी वर्तनी का प्रयोग करना है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। जो मानक वर्तनी है उसका जो उसे जो तय करता है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ही उसे तय करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी कुछ संस्थाएं हैं, हो सकता है मैं मुझसे छूट रहे हूं। हाँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो गया, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा हो गया और इसके अतिरिक्त भारतीय भाषा संस्थान हो गए। तो मुख्य रूप से ये आपके एक और भी है तकनीकी, एक और भी है, हाँ नराकाश के ऊपर तो समिति है, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। एक और भी है CSTT, तकनीकी एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, यानी कि कौन से शब्द जो है वे प्रयोग में लाए जाए, उसके लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो है वह इसका निर्धारण करता है कि कौन कौन से शब्द मानक शब्द होंगे, है ना, तकनीक के क्षेत्र में और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली। तो उसके लिए वह आयोग है। तो इस विधि मंत्रालय के अंतर्गत में भी पूरा एक राजभाषा विभाग है जो कि विधि संबंधित शब्दों के लिए मानकीकरण करता है। तो इस तरीके से सारी संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं। समितियों की यदि हम बात करेंगे तो समितियों में सबसे उच्चाधिकार प्राप्त जो समिति है, सबसे उच्च समिति जिसको हम कहते हैं, वह केंद्रीय हिंदी समिति है। केंद्रीय हिंदी समिति जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्य करती है
प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्य करती है। उसके बाद संसदीय राजभाषा समिति, बहुत महत्वपूर्ण, संसदीय राजभाषा समिति, ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति की का जो गठन है वो धारा 4 के तहत हुआ था, और यह समिति जो है पूरे देश में घूम घूम के और केंद्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करती है। इसके अंतर्गत में तीन उप समितियां हैं। तो और ये इन तीनों उप समितियों के पास में इनका अपना अपना अलग अलग क्षेत्राधिकार है, मतलब अलग अलग मंत्रालय प्रत्येक उप समिति के अंतर्गत आते हैं। संसदीय राजभाषा समिति भी एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, ठीक है। यहाँ पे एक बात आपके जानने लायक है कि संसदीय राजभाषा समिति एक इंडिपेंडेंट है ना, एक इंडिपेंडेंट समिति है, लेकिन इसका जो सचिवालय है, संसदीय राजभाषा समिति का एक सचिवालय है जहाँ पे इसके जो भी मिनिस्ट्रियल काम होते हैं, तो वह सचिवालय जो है वो राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है। यानी कि संसदीय राजभाषा समिति का सचिवालय राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है, लेकिन संसदीय राजभाषा समिति एक इंडिपेंडेंट इकाई है, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे और बाकी समितियां काम करती हैं वैसे ही राजभाषा समिति भी काम करती है, और भी संसदीय समितियां हैं वे जिस प्रकार से काम करती है वैसे ही अभी काम करती है। तो संसदीय राजभाषा समिति होगी। फिर हम आते हैं केंद्रीय कार्यान्वयन समिति, केंद्रीय कार्यान्वयन समिति, ठीक है। और उसके बाद में मंत्रालय स्तर पर हो जाती है हिंदी सलाहकार समिति। ये प्रत्येक मंत्रालय में एक हिंदी सलाहकार समिति होती है। हिंदी सलाहकार समिति में मंत्रालय जो है वे अपने मंत्रालय के जो भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वे तो होते ही होते हैं उनके मंत्रालय के, उसके साथ साथ में ये मतलब हिंदी सलाहकार समिति में बाहर से भी सदस्यों को रखा जा सकता है। तो हिंदी सलाहकार समिति हो गई, केंद्रीय कार्यान्वयन समिति हो गई, संसदीय राजभाषा समिति हो गई, और उसके बाद में जो है आपकी आ जाती है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नराकाश नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। और फिर आ जाती है विभागीय कार्यान्वयन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको हम वीराकाश बोलते हैं, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। तो ये समितियां होती हैं जिनके बारे में आपको मोटे तौर पे जानना है। संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समिति, नराकाश, वीराकाश और केंद्रीय हिंदी समिति, ये मुख्य सरकारी समितियां हैं जो राजभाषा के लिए काम करती है, ठीक है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति प्रत्येक नगर के स्तर पे गठित की जाती है। किसी भी नगर में जहां 10 से अधिक कार्यालय हैं वहां पे एक नराकाश का गठन किया जा सकता है, ठीक है। कौन करता है? ये नराकाश का गठन जो है उसके लिए छेका यानी कि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ये एक प्रस्ताव भेजता है राजभाषा विभाग के पास में, और राजभाषा विभाग के सचिव जो है वे अनुमोदित करती हैं और उनके अनुमोदन से नराकाश का गठन हो जाता है, ठीक है। 50 से अधिक कार्यालय किसी शहर में हो गए तो फिर वहां के नराकाश को बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक नराकाशों में बांटा जा सकता है। ज्यादातर बड़े शहरों में एक नराकाश केंद्रीय कार्यालय का होता है और एक नराकाश में जो है बैंक और बाकी सब आ जाते हैं। तो इस तरीके से, या कहीं और भी बड़ा है तो और भी ज्यादा, मतलब उस तरीके से बांट दिया जाता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति काम क्या है? इसमें किसी भी एक विभाग को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के लिए जो उसके सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अनुमोदन से, उनके प्रस्ताव से राजभाषा सचिव के द्वारा किया जाता है। इसके लिए अध्यक्ष की खुद की सहमति होना आवश्यक है, और अध्यक्ष के उनकी अध्यक्षता में साल में 2 बार ये जो समिति है नराकाश जो है ये बैठक करती है। उस बैठक में उस नगर के जितने भी कार्यालय प्रमुख हैं उन सभी का आना अनिवार्य होता है। इसके लिए ऑलरेडी गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के द्वारा ओएम जारी किए गए हैं कि उनको आना ही है। अगर वे नहीं, किसी कारणवश आप किसी अपरिहार्य कारणों से भी वे नहीं आ पा रहे हैं, तभी उनकी जगह पे उनके कोई प्रतिनिधि इस मीटिंग में भाग लेंगे। इस मीटिंग में पूरे नगर स्तर पे किस तरीके से अलग अलग कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन हो रहे हैं इसके बारे में चर्चा की जाती है। प्रत्येक कार्यालय नराकाश को हर 6 माह पे एक रिपोर्ट भेजता है, उस रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है और उसके आधार पे क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं। नराकाशों को पहले राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत पुरस्कार भी दिए जाते थे, परंतु 2023 में नराकाशों को दिए जाने वाला राजभाषा पुरस्कार जो कि क्षेत्रीय स्तर पे नराकाशों को दिया जाता था उसे बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने ये नराकाशों की बात कर ली। नराकाश में एक सचिव होंगे जो उस नगर के जो वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी होंगे, या फिर जरूरी नहीं है कि सचिव राजभाषा अधिकारी ही हो। अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप जिस शहर में हैं,
जिस नगर में है वहां पे नराकास का गठन तो कर लिया गया है, परंतु कोई भी वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वे सचिव का पद लेने के लिए तैयार नहीं है, या वो नहीं लेना चाहते हैं, या अध्यक्ष उनको नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सचिव किन को बनाया जा सकता है? किसी को भी बनाया जा सकता है जिसको अध्यक्ष चाहते हैं। अध्यक्ष अपने अनुसार किसी को भी सचिव मनोनीत कर सकते हैं। वे राजभाषा विभाग के हो सकते हैं, वे नहीं भी हो सकते हैं। वे हिंदी अधिकारी हो सकते हैं, वे नहीं भी हो सकते हैं। उनका हिंदी अधिकारी होना ऐसा अनिवार्य नहीं है। हेलो जी यस सर आ रही है आवाज। ठीक है, तो ये नराकास की बात हो गई मोटे तौर पे, और ज्यादा हम इसमें गहराई में नहीं जाएंगे। इतनी ही बात आपको बतानी है जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बीच में एक बात आ गई थी पुरस्कारों की, है ना, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की मैंने बात कर दी थी। तो लगे हाथों हम लोग राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के बारे में भी मोटे तौर पे जान लेते हैं। मोटे तौर पे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार क्या है? बेसिकली राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत राजभाषा शील्ड प्रदान किए जाते हैं। राजभाषा शील्ड प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, किनको प्रदान किया जाता है? देश भर के जितने भी केंद्रीय कार्यालय हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, बैंक्स हैं, इन सबको प्रदान किया जाता है। पहले 2023 से पहले नराकासों को भी प्रदान किया जाता था, पर अब नराकासों के लिए बंद कर दिया गया। 2023 में जो सर्कुलर आया उसके तहत नराकासों का राजभाषा शील्ड बंद कर दिया गया। तो अब टोटल कुल मिलाकर के 36, पहले 39 थे, 39, अब 36 जो है वे राजभाषा शील्ड प्रदान किए जाते हैं। कैसे प्रदान किए जाते हैं? तो सबसे पहले केंद्रीय कार्यालयों को प्रदान किए जाते हैं। ऐसे केंद्रीय कार्यालय जिनमें 300 से कम कार्मिक है उनको दिया जाता है, और ऐसे जिनमें 300 से अधिक कार्मिक है उनको दिया जाता है 3-3 सील, मतलब 3-3 शील्ड। 300 से अधिक है उनको 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 300 से कम जो भी कार्यालय है उनको 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 6 हो गया। उसके बाद में आइए केंद्रीय कार्यालयों के बाद जो भी बोर्ड है, अच्छा उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए एक अलग से होता है। पीएसयूज की एक अलग कैटेगरी होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सेपरेट कैटेगरी। उसमें क, ख और ग क्षेत्र में 3-3 शील्ड प्रदान किए जाते हैं। क क्षेत्र में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ख में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ग में फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, उसके बाद में फिर जो पीएसयूज के अतिरिक्त जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, बोर्ड है, ट्रस्ट है, इन सब के लिए फिर से क, ख और ग क्षेत्र में 3-3-3 प्रोवाइड किए जाते हैं। एबीसी में ए में 3, बी में 3, सी में 3। ठीक है, तो 9 ये हो गए, 9 हो गए आपके पीएसयूज के लिए, 18, 6 हो गए मिनिस्ट्रीज के लिए, 24। उसके बाद में आप आ जाइए बैंकों के लिए। बैंकों के लिए अलग से होता है, लेकिन बैंकों के लिए क, ख और ग क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, ये पूरे देश के स्तर पे होता है। और इसमें केवल ये देखा जाता है कि 800 से अधिक कार्मिक हैं या 800 से कम है। मंत्रालयों के लिए 300, बैंकों के लिए 800। तो 800 से अधिक कार्मिक है वो एक कैटेगरी, 800 से कम कार्मिक है वो एक कैटेगरी। इस आधार पे 3 सील्ड 800 से अधिक और 3 सील्ड 800 से कम, ऐसा 6 सील्ड प्रदान किया जाता है। कितने हो गए? 30 हो गए। और 6 सील्ड जो है वो प्रदान किए जाते हैं आपके विभिन्न कार्यालयों को हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए। हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए ए, बी और सी, ए क क्षेत्र के लिए, ख क्षेत्र के लिए और ग क्षेत्र के लिए। क क्षेत्र के लिए 2 सील्ड फर्स्ट सेकेंड, ख के लिए 2 सील्ड फर्स्ट सेकेंड और ग के लिए 2 सील्ड फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि यदि किसी कार्यालय को लगातार 2 साल तक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिल गया तो तीसरे साल उसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की सूची से बाहर रखा जाए। जो पत्रिकाओं के लिए दिया जाता है उसके लिए आपको ध्यान में रखने वाली जो बात अद्यतन सूचना है वो ये कि पत्रिका अगर आपने फिजिकल नहीं भी छपवाया, आपने ई पत्रिका भी छपवाई, और यदि आपकी वह ई पत्रिका राजभाषा विभाग की वेबसाइट में जो ई पत्रिका लाइब्रेरी है उसमें यदि लिस्टेड है, तो आपको आपके ई पत्रिका पे भी उसकी प्रविष्टि भी आप राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए भेज सकते हैं, बशर्ते उस पत्रिका के में कम से कम 100 मतलब 100 पृष्ठ होने चाहिए। 100 पन्नों की पत्रिका वह आपकी होनी चाहिए। साथ में ही कंटेंट अच्छा हो, राजभाषा को बढ़ावा देने वाला हो, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करना है कि उसमें जो सामग्री हो वह सामग्री आपके विभाग से संबंधित कार्यों की हो। ये नहीं कि हमने कहीं से कहानी उठाकर डाल दिया कहीं से, ऐसा। तो इस तरीके से राजभाषा शील्ड 36 शील्ड जो है दिए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप इसे ध्यान रख लेंगे पूछे जाने वाले प्रश्न। इसके अतिरिक्त एक और पुरस्कार राजभाषा विभाग देता है, दैट इज राजभाषा गौरव पुरस्कार। राजभाषा गौरव पुरस्कार व्यक्तियों को दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार कार्यालयों को दिए जाते हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो राजभाषा गौरव पुरस्कार में भी परिवर्तन किया गया पिछले वर्ष 2023 में।
और इसके लिए भारत सरकार का कोई मतलब भारत देश का कोई भी नागरिक राजभाषा गौरव पुरस्कार के लिए हकदार है, वह राजभाषा गौरव पुरस्कार ले सकता है। इसके लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई। पहली कैटेगरी में वैसी किताबें, अच्छा ये पुस्तक लेखन के लिए मूल रूप से जो पुस्तक लिखते हैं राजभाषा से, मतलब राजभाषा हिंदी में जो पुस्तक लिखते हैं उनके लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार है। कोई भी व्यक्ति देश का, उससे यह पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें क्या अभी क्राइटेरिया बनाया गया, 4 अलग अलग उसके सेगमेंट बना दिए गए। पहले सेगमेंट में वे किताबें जो विज्ञान, तकनीक, है ना, या फिर जो अभी अद्यतन जो भी मुद्दे हैं उससे संबंधित, जैसे आप भौतिक शास्त्र से संबंधित लिख रहे हैं, रसायन शास्त्र से संबंधित लिख रहे हैं, आप प्रौद्योगिकी से संबंधित लिख रहे हैं, आप जो है मानव संसाधन मतलब मानव प्रबंधन या प्रबंधन से संबंधित लिख रहे हैं, आप मनोविज्ञान से संबंधित लिख रहे हैं, आप जो है तो इस तरह के जो भी विषय हैं, या आप जैसे अभी जो वर्तमान में विषय चल रहे हैं जैसे भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उसके ऊपर आप लिख रहे हैं, इस तरह के जो विषय है यदि आप उनको लेकर के लिख रहे हैं तो ये पहली कैटेगरी है। इस कैटेगरी में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि, दूसरे में 1,25,000 की राशि और तीसरे में 75,000 की राशि, ऐसी राशि आपको दी जाएगी। 3 पुरस्कार। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में कौन आता है, उसमें से कला के क्षेत्र में आपने कोई किताब लिख दी, संस्कृति से संबंधित आपने कोई किताब लिख दी, आपने जो है धर्म से संबंधित कोई आपने किताब लिख दी, आपने सांस्कृतिक धरोहरों से संबंधित कोई किताब लिख दी, तो इसके लिए 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला पुरस्कार 1.5 लाख रुपए का और दूसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए का। यदि आपने पुलिस प्रशासन या न्यायालयी विज्ञान या फिर जो पुलिस अनुसंधान या फिर अन्वेषण, तो इनसे संबंधित यदि आपने कोई किताब लिखी है तो उसके लिए अलग से कैटेगरी है, उसमें आपको 2 पुरस्कार मिलेंगे, प्रथम और द्वितीय, 1.5 लाख और 1 लाख। और यदि आपने विधि से संबंधित कोई मूल हिंदी में किताब लिखी है, ये ध्यान रखेंगे मूल हिंदी में होना चाहिए, अनुवाद नहीं, मूल हिंदी में यदि आपने विधि से संबंधित लिखा है उसके लिए अलग से श्रेणी है, प्रथम और द्वितीय, 1.5 लाख और 1 लाख। तो इन 4 श्रेणियों में आपको राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो भी गौरव पुरस्कार के लिए किताबें जाती हैं उन किताबों में कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप काव्य के रूप में लिख दिए या कहानी के रूप में लिख रहे हैं या आप जो है उपन्यास के रूप में लिख रहे हैं, तो अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो वे जो किताबें हैं वो किताबें मान्य नहीं होंगी प्रविष्टि के रूप में। आप यदि पाठ्यक्रम के लिए लिख रहे हैं किताब, वह भी मान्य नहीं होगी प्रविष्टि के लिए। ठीक है, अगर किसी एक ऐसे किताब का सॉरी चयन किया जाता है जिसके 1 से अधिक लेखक हैं, मान लीजिए कि 2 या 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, तो जो पुरस्कार राशि है तो वो 3 लोगों में बंट जाएगी। अगर 1.5 लाख रुपए मिला तो 50,000 तीनों को मिल जाएगा। तो ये राजभाषा गौरव पुरस्कार के बारे में मोटे तौर पे आपको जान लेना है। राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मैंने आपको बता दिया। हिंदी प्रशिक्षण से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, इसके अलग अलग उप संस्थान है पूरे देश के अंदर में, और 2 तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। एक पाठ्यक्रम होता है जो कि हिंदी भाषा से रिलेटेड होता है, और दूसरा पाठ्यक्रम क्या होता है, हिंदी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी से रिलेटेड होता है। ठीक है, टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी से आशुलिपि से संबंधित होता है। ठीक है ना, तो भाषा में आपका प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। ठीक है, पारंगत ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसको कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, पारंगत के लिए वह जा सकता है, परंतु यह ध्यान रखना है कि पारंगत जो पाठ्यक्रम है वह कार्यालयीन कार्य में दक्ष बनाने के लिए कराया जाता है। तो ऐसे लोग जिनको कार्यालयीन कार्य नहीं करना है या जो पहले से ही दक्ष हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने मास्टर्स इन हिंदी किया हुआ है तो मुझे और कितना पारंगत बनाओगे आप, तो जरूरत नहीं है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि सर पारंगत के लिए कौन जा सकता है, उसमें तो सिर्फ ये लिखा है कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके विषय में जाकर के देखिए लिखा है कि कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में दक्ष बनाने हेतु, 2 बातें हैं, कार्यालयीन कार्यों में दक्ष बनाने हेतु। तो दक्ष किसको बनाएंगे, जो पहले से पीएचडी करके बैठा हुआ है उसको क्या दक्ष बनाएंगे आप, मास्टर्स करके बैठा हुआ है उसको क्या दक्ष बनाएंगे आप, जो दक्ष नहीं है उसको दक्ष बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कार्यालयीन कार्यों में एक ड्राइवर है, वह कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उसको लाइफ टाइम ड्राइविंग करनी है, उसको पारंगत करा सकते हैं क्या, नहीं करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनको कार्यालयीन कार्य थोड़े करना है, नहीं करना है, तो पारंगत हो गया। फिर प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया और बताते रहता हूं। प्रबोध के लिए 7 ऐसे राज्य हैं, मतलब ऐसी भाषाएं हैं जिनके भाषा भाषी जो है वह प्रबोध के लिए, उनके लिए प्रारंभिक स्तर का पाठ्यक्रम प्रबोध है। जिन्होंने
5वीं कक्षा तक भी हिंदी का ज्ञान उनके पास नहीं है, तो उनको हम लोग प्रबोध के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रवीण के लिए माध्यमिक स्तर तक का ज्ञान जिनके पास नहीं है, उसके लिए कुछ 11 या 12 भाषा बोलने वाले, और वैसे ही प्राज्ञ के लिए कुछ अलग अलग राज्यों के भाषा भाषी के लिए निश्चित किया गया, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ। ठीक है, प्रबोध के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम मैंने बता दिया। अंतिम पाठ्यक्रम किनका प्रबोध होगा? वे लोग जैसे ड्राइवर हो गए, माली हो गए, गार्ड हो गए, मतलब जिनको हिंदी के लिए कोई काम नहीं करना, बस थोड़ा पढ़ लिया, साइन वाइन कर दिया, हिंदी का कोई कार्यालय आदेश मिल रहा है तो उसको पढ़ना समझ में आ गया, बस उतना ही, उनको खुद काम करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही प्रवीण के लिए वैसे अधिकारी कर्मचारी जो जिनको डिक्टेट करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें भी खुद काम करने की आवश्यकता नहीं, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, है ना, टेक्नीशियंस हो गए, टेलीफोन ऑपरेटर, ये सब जो हो गए, ये आपके प्रवीण के लिए, मतलब इनका अंतिम पाठ्यक्रम प्रवीण होगा, उससे आगे के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। और प्राज्ञ वे सभी लोग जो सचिव मतलब मंत्रालयीन कार्य करते हैं, सेक्रेटेरियल मिनिस्टेरियल जो काम करते हैं, सचिवालयीन कार्य करते हैं, सचिवालयीन कार्य करते हैं। ये शब्द थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, अंग्रेजी में हम लोग मिनिस्टेरियल कहते हैं और हिंदी में हम इसे सचिवालयीन कार्य कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कर्मचारी जो सचिवालयीन कार्य करते हैं, डे टू डे जिनको हिंदी में पत्र टाइप करने की आवश्यकता है, हिंदी में ड्राफ्टिंग की आवश्यकता है, उनको जो है हम लोग प्राज्ञ कराएंगे। ठीक है, पारंगत मैंने आपको बता दिया, तो ये एक मोटे तौर पे आपको जान लेना है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ। बाकी इसमें कितना आपको एक बार में इनाम राशि कितनी मिलती है, इंक्रीमेंट वगैरह, ये सब चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर वैसे इस तरीके से इनाम राशि कितनी मिलती है, कितने प्रतिशत लाने पे, उसकी आवश्यकता इंटरव्यू के हिसाब से आपके लिए नहीं है। पर हाँ, एक चीज आपको जान लेना आवश्यक है, जो थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे अगर कोई एक वैज्ञानिक है या मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो उनके लिए अंतिम पाठ्यक्रम प्रवीण है। कल को वे उसी कार्यालय के कार्यालय प्रमुख बन जाते हैं, प्रशासनिक प्रमुख बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको प्राज्ञ पाठ्यक्रम भी कराया जाना है, क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में उनको डे टू डे जो है प्रशासनिक कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे सिग्नेचर ही करना क्यों ना। तो इसलिए हम उन्हें वे जो है प्राज्ञ के लिए भी योग्य हो जाएंगे। मतलब अगर ये प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक, डॉक्टर इत्यादि जो तकनीकी काम करने वाले लोग हैं, वे लोग क्या प्राज्ञ के लिए योग्य है या हो सकते हैं, तो सामान्य तौर पे नहीं है, परंतु ये यदि वे लोग प्रशासनिक प्रधान के तौर पे पदस्थ हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वे प्राज्ञ कर सकते हैं। स्पष्ट है? यस सर। प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, इन 3 पाठ्यक्रमों, चारों ही पाठ्यक्रम को करने पे इनाम मतलब पुरस्कार राशि मिलती है, आपको नगद पुरस्कार के रूप में राशि मिलती है। और पारंगत को हटा दिया जाए तो प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ के लिए आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है, एनुअल इंक्रीमेंट। यह जो वेतन वृद्धि होती है वो केवल 1 साल के लिए मिलती है, हमेशा के लिए नहीं मिलती है। हमेशा के लिए क्यों नहीं मिलती है, ये मैंने 3 दिन पहले के सेशन में भी आप लोगों को बताया था, जो उस सेशन के लोग होंगे वो जानते होंगे, बाकी नए लोगों के लिए मैं बता दूं। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(4) का उल्लंघन हो जाएगा अगर हमेशा के लिए इंक्रीमेंट दे दिया जाए कि केवल इस आधार पे एक व्यक्ति को ज्यादा तनख्वाह मिल रही है क्योंकि वो हिंदी भाषा जानता है। तो इसलिए इंक्रीमेंट जो है केवल 1 साल के लिए लगाया गया, 1 साल के लिए मिलेगा, फिर आपका वह जो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो है आपका हिंदी प्रशिक्षण के बारे में हो गया। उसी प्रकार से टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी, टाइपिंग और आशुलिपि, टंकण और आशुलिपि, तो टंकण और आशुलिपि के भी साल में 2 पाठ्यक्रम, 2 या 3 पाठ्यक्रम होते हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम है। अगर इसे आप पास करेंगे तो आपको नगद पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये सारे जो पाठ्यक्रम है वे आप खुद से भी पास कर सकते हैं, अपने आप पढ़ के, अपने आप लीला जो लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, लीला एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू भी आप पास कर सकते हैं। ये सारे जो हिंदी भाषा और हिंदी टाइपिंग, आशुलिपि, यदि आप अपने खुद के प्रयास से यदि पास करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पुरस्कार राशि और साथ में साथ प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ पास करने पे आपको इंक्रीमेंट उसके लिए भी मिलेगा। और उसमें हालांकि प्रतिशत कमी है, जैसे यहाँ पे अगर 90% है तो खुद के प्रयास से पास करेंगे तो 85% पे ही आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में एक पूरी विस्तृत योजना है, उसके बारे में आपको इतना डीप में जाने की IBPS SO के लिए जरूरत नहीं है और ना ही UPSC JTU के लिए जरूरत है। मोटे तौर पे आपको हिंदी प्रशिक्षण के बारे में, हिंदी शिक्षण योजना के बारे में जो मैंने बातें आपको बता दी, उतना जानने की आवश्यकता है।
ठीक है। अगर फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न कुलबुला रहा होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं आखिर में, या मुझे मतलब पर्सनल मैसेज भेज करके भी पूछ सकते हैं। तो ये हिंदी शिक्षण योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया, इससे अधिक इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी पुरस्कारों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। गौरव पुरस्कार, कीर्ति पुरस्कार, इसके संबंध में मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वे लोग जो है पक्के तौर से साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में, साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में, और साथ ही साथ ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है। हिंदी सेवी सम्मान के बारे में, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा हिंदी सेवी सम्मान दिए जाते हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो वे आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बारे में प्रचुर मात्रा में जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, है ना, तो आप पढ़ लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज का आखिरी टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे और उसके बाद में हम आज के सेशन को खत्म करेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन एवं सचिवालय के बारे में मैं आज के सेशन में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे संबंधित एक बहुत ही अच्छा वीडियो हमारे अक्ष फाउंडेशन के चैनल पे है, ओपन वीडियो है, कोई भी देख सकता है उसको। तो आप लोग जाएं अक्ष फाउंडेशन सर्च करके और उसके वीडियोस लिस्ट में जाकर के देखेंगे तो हम लोगों ने पिछले वर्ष यूपीएससी जेटीओ के रिटन एग्जाम से पहले वह वीडियो मैंने डाला था, जहां तक अगर मुझे याद है, तो आप लोग देखेंगे। मैं उसका लिंक भी आप लोगों को रीशेयर कर दूंगा क्लास में, या आप में से किसी को मिले तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। तो इसको देख लेंगे तो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन के जो भी कब कब हुए, कहाँ हुए, और उसकी थीम क्या थी और उसके आउटकम्स क्या थे, इस पूरे मैटर के ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। ऑलरेडी अक्ष फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे यह वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल पे यह वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, सो एक पॉइंट और रह गया जो आज हमारा मुख्य पॉइंट था, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय बचा है, लेकिन फिर भी हम मोटे तौर पे इसको कवर कर लेते हैं। हिंदी ई टूल्स, जो कि बहुत ही ज्वलंत, बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी, और आप कल को यदि राजभाषा अधिकारी बनते हैं तो वहां पे आपके काम से संबंधित। हिंदी ई टूल्स में दो तरह के ई टूल्स आपको जानने की आवश्यकता है। एक तो हम ये देख लेते हैं कि राजभाषा विभाग के द्वारा जो ई टूल्स को प्रमोट किया जा रहा है, क्या क्या ई टूल्स वर्तमान में प्रमोट किए जा रहे हैं। सबसे पहले लीला, आप सब जानते हैं, लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से आप जो है हिंदी सीख सकते हैं। आप हिंदी सीख सकते हैं, तमिल से मलयालम से हिंदी, तमिल से हिंदी, असमित से हिंदी, बंगाली से हिंदी, उड़िया से हिंदी, आप अलग अलग 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी लीला सॉफ्टवेयर पे सीख सकते हैं। इसमें एक लीला प्रवाह भी है, एक लीला प्रवाह भी है, मतलब एक शुरुआती दो है पाठ्यक्रम, एक लीला प्रवाह है जो कि एडवांस है, और दूसरा एक लीला प्रबोध नहीं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, दो है उसमें। तो एक तो बेसिक है, मतलब एकदम क ख ग और ऐसे सीखेंगे आप, मतलब जो अक्षर ज्ञान होगा आपको, फिर आप अक्षरों को जोड़ के शब्द बनाना, ये तो आप सीखेंगे। लीला वो पहला पार्ट है, और लीला प्रवाह में यदि आप जाएंगे तो उसमें आप फिर वाक्य बनाना और प्रशासनिक वाक्य कैसे लिखना है, तो वो सब आप लीला प्रवाह में सीखेंगे। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप लोग जरूर उसको अभ्यास करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे इंटरव्यू में जाने से पहले। जो चीज आपने खुद करके देखी है ना, उसको बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस रहता है। तो लीला हो गया, राजभाषा लीला, एक तो ये। दूसरा कंठस्थ, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अनुवाद टूल है, हिंदी शब्द सिंधु जो है वह हमारा एक नया राजभाषा विभाग ने शब्दकोश तैयार किया है, उसके बारे में। और उसके अतिरिक्त जो एक सरल प्रशासनिक शब्दावली और एक ई वाक्य कोश करके, ई वाक्य महाकोश करके एक ई टूल्स। तो ये 3-4 टूल्स जो है मुख्य रूप से ये आपके राजभाषा की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नए ई टूल्स जो राजभाषा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें एक भाषिनी ऐप है, जो कि हम जो भी बोलते हैं तो हमारे शब्दों को अनुवाद करके सामने वाले को सुना देती है। वो अलग अलग भारतीय भाषाओं में भाषिनी एप्लीकेशन वह उपलब्ध है, उसको भी प्रमोट किया जा रहा है, और कंठस्थ है ही। इसके अतिरिक्त अगर हम टाइपिंग की बात करें, मतलब ये तो हो गया कि भाषा सीखने की बात होगी, है ना। इसके अतिरिक्त यदि हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई काम तो आपको टाइप करके करना है। तो टाइपिंग के लिए यूनिकोड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिकोड क्या है, यूनिकोड की आवश्यकता क्यों है। तो यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक कंप्यूटरीकृत कोड है
इस कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब कंप्यूटर में सारे काम होने लगे तो उस समय अंग्रेजी शब्द जो हमारे पास जो भी कंप्यूटर आ रहा है उसमें बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, और ऐसी स्थिति पूरे विश्व में थी। तो इसीलिए एक यूनिकोड कंसोर्टियम की स्थापना 1987 में की गई थी और एक ऐसे कोड को डेवलप करने का प्रयास किया जाने लगा जो किसी एक भाषा को किसी एक भाषा के लिए स्टैंडर्ड कोड हो और सभी कंप्यूटर में वह चले। तो इसीलिए इसको यूनिकोड, यूनि मतलब सिमिलर, कोड मतलब कोड, यूनिकोड इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो यूनिकोड विकसित किया गया और 2007 तक आते आते यूनिकोड लगभग विकसित हो चुका था। 2007 के बाद जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स हैं उन सभी में यूनिकोड पहले से ही सक्रिय रहता है। इसकी विशेषता क्या है कि यूनिकोड में जो भी आप टाइपिंग करेंगे वो टाइप किया हुआ मटेरियल जो है ना, सामग्री जो है वह कभी भी जंक नहीं बनेगी। पहले क्या होता था, आप टाइप करेंगे दूसरे कंप्यूटर में लेके जाएंगे वो डब्बा बन जाएगा। तो ये सामग्री कहीं भी जाएगी, जंक नहीं बनेगी। ये एज इट इज आप इसको पोर्ट कर सकते हैं। यूनिकोड के आने की वजह से ये संभव हो पाया कि आज भारत सरकार की लगभग सारी वेबसाइट द्विभाषी या तो हो चुकी है या तो किए जाने के प्रक्रिया में है, क्योंकि यूनिकोड हमारे पास में आ गया। यूनिकोड की वजह से आज हम लोग ईमेल पे कई जगह कहीं पर भी हिंदी भाषा में लिख करके और हम अपना मैसेज भेज सकते हैं। यूनिकोड की वजह से हम लोग व्हाट्सएप में हिंदी लिख सकते हैं। तो यूनिकोड ने हिंदी भाषा के प्रयोग को बहुत ही आसान बना दिया जहां तक हम लोग कंप्यूटर टेक्निक, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। यूनिकोड में टाइपिंग कैसे करना है? यूनिकोड में टाइपिंग करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो आपका इनस्क्रिप्ट जो कीबोर्ड लेआउट सीखना होता है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट जो सीख लेते हैं उनको एक साथ 14 भारतीय भाषाओं में टाइपिंग करना आ जाता है। यानी कि आप हिंदी में करेंगे, तेलुगु में, तमिल में, मराठी में, जो भाषा में चाहे आप कर सकते हैं एक ही कीबोर्ड से। एक कीबोर्ड सीखने का यह तरीका है। उसके बाद उसकी और क्या विशेषता है यूनिकोड की टाइपिंग की, कि आपने सीख लिया, बहुत ही साइंटिफिक है। आपके सारे जो बाएं हाथ है उससे स्वर टाइप होते हैं, दाहिने हाथ से आपके व्यंजन टाइप होते हैं, बाएं हाथ से मात्राएं टाइप होती हैं। तो बहुत ही साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से इस कीबोर्ड का निर्माण किया गया है। सीखना बहुत आसान है। इसकी ट्रेनिंग हिंदी प्रशिक्षण विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे आप सीख सकते हैं, खुद से भी सीख सकते हैं। indiatyping.com एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के भी आप इसे सीख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कृतिदेव में या रेमिंगटन गेल में टाइपिंग आती है और कोई सामग्री उसमें टाइप की हुई पड़ी है तो क्या आप उसे यूनिकोड में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा गया, जी महोदय बिल्कुल कर सकते हैं। इसको करने के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। कृतिदेव या रेमिंगटन गेल में टाइप की हुई सामग्री को हम यूनिकोड में लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, यूनिकोड में एक फोनेटिक आता है, फोनेटिक टाइपिंग आती है। अगले टाइपिंग की मैं बात करूं, फोनेटिक का मतलब अगर आपको अभिषेक लिखना है तो ABHISHEK लिखेंगे और स्पेस करेंगे तो अभिषेक लिखा जाएगा, उसको हम लोग फोनेटिक टाइपिंग कहते हैं। तो इस तरीके से फोनेटिक और ट्रेडिशनल, जिसको हम इंस्क्रिप्ट कहते हैं, 2 तरह की टाइपिंग आप यूनिकोड में कर सकते हैं। दोनों में बेहतर कौन है अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप कहेंगे सर फोनेटिक अच्छा है ना, इंग्लिश में लिखते रहे और हिंदी में नहीं। आप यूनिकोड सीख लेंगे, मतलब इनस्क्रिप्ट सीख लेंगे तो आप ओरिजिनली हिंदी में टाइपिंग करेंगे, आपकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप अन्य भारतीय भाषाओं में भी टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर कीबोर्ड जो है वह इंस्क्रिप्ट है टाइपिंग करने के लिए, इसलिए उसको सीखना जरूरी है। ऐसा आप इंटरव्यू में बोलेंगे यदि आपसे पूछा जाएगा, मतलब बोलना आपको चाहिए, जो मेरी सलाह रहेगी। तो ये हो गया आपका टाइपिंग की बात हो गई। फिर आ गया अनुवाद। अनुवाद के लिए भी बहुत सारे टूल्स लगातार विकसित किए गए, है ना। पहले मंत्रा आया और इस तरह के बहुत सारे टूल्स आए। ठीक है, लेकिन वे सारे टूल्स इतने सफल नहीं रहे और खास कर विशेषकर गूगल अनुवाद के आने के बाद तो एक तरीके से क्रांति ही आ गई अनुवाद के क्षेत्र में। गूगल अनुवाद और फिर माइक्रोसॉफ्ट भी अपना ट्रांसलेशन लेकर के और फिर बहुत सारे ट्रांसलेटर्स टूल आए। तो इन सबको देखते हुए 2018 में सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा, राजभाषा विभाग के द्वारा सीडैक पुणे की मदद से, सीडैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इनकी मदद से कंठस्थ जो है अनुवाद सॉफ्टवेयर, मेमोरी बेस्ड अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। उसके बाद में 2022 में इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया। तो इसमें 3 चीजें हैं, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है तो 3 बातें याद रखें, है ना। 3 बातें याद रखें कि कंठस्थ 2.0 में क्या विशेष है। इसमें 3 बातें। सबसे पहली बात कि यह एक मशीन ट्रांसलेशन है, मैं बताऊंगा आपको तीनों में क्या आंसर है। दूसरा, यह एक मशीन हो गया, मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन है, मेमोरी बेस्ड है। और तीसरा एआई बेस्ड है, एआई बेस्ड है। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जो पहले वाला जो था वह
मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन था। अब इसमें तीनों में अंतर क्या है, मतलब मशीन बेस्ड में क्या है, मेमोरी बेस्ड क्या है, एआई बेस्ड क्या है। तो इसको समझिए, बहुत सिंपल है, ये शब्द आपको बार बार आगे सुनने को भी मिलेगा। और मशीन बेस्ड ट्रांसलेशन क्या है, मतलब हुआ कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में हमने शब्द डाल दिए हैं, वाक्य डाल दिए हैं, वाक्यांश डाल दिए हैं, ठीक। अब और वो धीरे धीरे हम उसको समृद्ध कर रहे हैं। गूगल ने 2005-6 में गूगल लॉन्च हुआ, उससे बाद तब से लेकर के अभी तक बहुत ज्यादा वो परिष्कृत हुआ है, बहुत मतलब अच्छे लेवल पे वो चला गया है। कैसे चला गया है, क्योंकि उसका डेटाबेस मजबूत होता 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 आज इतना मजबूत हो गया उसका डेटाबेस कि वो 70, 75, 80% तक सही अनुवाद देना शुरू कर चुका है, जबकि पहले बहुत ही गंदे अनुवाद देता था। तो कैसे हुआ, क्योंकि उसका डेटाबेस मजबूत हुआ। डेटाबेस में आपके मटेरियल है, आपने पूछा कि मुझे घर जाना है, डेटाबेस में से उठाया और आपको दे दिया, आई हैव टू गो होम, खत्म। दैट इज कॉल्ड मशीन ट्रांसलेशन। तो सर मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन क्या है? मेमोरी बेस्ड ये है कि जैसे अब आपने लिखा कि मुझे फोटो खींचना है, मुझे फोटो खींचना है, गूगल ने बोल दिया आई हैव टू पुल द फोटो, क्योंकि उसके लिए खींचने के शब्द का क्या है अनुवाद, पुल, उसके मशीन डेटाबेस में है। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे तुम मुझे ऐसा अनुवाद दोगे आगे से, आई हैव टू क्लिक द फोटो, तो गूगल अनुवाद नहीं मानेगा, क्योंकि गूगल अनुवाद के लिए, इसके लिए गूगल अनुवाद के डेटाबेस में चेंज करने पड़ेंगे। कंठस्थ मान जाएगा, क्योंकि कंठस्थ के पास आपकी अपनी मेमोरी होती है, लोकल मेमोरी होती है। तो आपने कंठस्थ को कह दिया कि भाई अगली बार से तुम मुझे कहना आई हैव टू क्लिक द फोटो, और आपने उसको कमिट कर दिया। तो कंठस्थ में आपकी मेमोरी में फोटो खींचने के लिए क्लिक द फोटो सेव हो गया। अब अगली बार से जब भी आप कंठस्थ से मांगेंगे तो वह उस मेमोरी से देगा क्लिक द फोटो। और साथ में कंठस्थ में ये भी सुविधा दी गई है कि आपने जो अनुवाद किया वो सही है कि नहीं है, वो अपने से सीनियर किसी वेटर को भेजेंगे, वो सही करके ग्लोबल डेटाबेस में जोड़ देंगे। तो ग्लोबल डेटाबेस में चला गया तो पूरी दुनिया में कंठस्थ यूजर्स हैं, उनको वह जो है उसी रूप में जाएगा, यानी कि क्लिक द फोटो मतलब फोटो खींचिए, पर आपको तो मिलेगा ही मिलेगा मेमोरी बेस्ड। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं अपनी मेमोरी में सेव कर रहे हैं, अगली बार से उसी काम के लिए करने के बाद आपको अपनी मेमोरी से भी शब्द आएंगे, क्योंकि अलग अलग शब्दों के लिए, अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मतलब होता है। जैसे एक शब्द है चार्ज, CHARGE। अब चार्ज पुलिस के लिए अलग है, बैंक के लिए चार्ज अलग है। अगर हम टेक्निकल मतलब कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उनके लिए चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वो अलग है। तो अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग है, तो सबके अनुवाद भी अलग अलग होंगे। तो वो अपना अनुवाद बैंक वाला जब मांगे तो चार्ज से उसका बैंक वाला चार्ज आए, हिंदी अनुवाद। पुलिस उसको इस तरीके से वो मेमोरी बेस्ड, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन। आपने जो किया उसको याद रखेगा और अगली बार बता देगा। तीसरा आता है एआई बेस्ड ट्रांसलेशन। ये क्या है? अब एआई तो आजकल आपको पता ही है कितना चल रहा है। एआई का मतलब क्या है कि अनुवाद हमेशा भाव की वस्तु होती है, शब्दों से अनुवाद नहीं होता। मैं कहीं पढ़ रहा था कि दुनिया में ऐसा कोई अनुवादक पैदा ही नहीं हुआ आज तक जो किसी भी एक भाषा के किसी भी एक सेंटेंस का दूसरी भाषा में पूर्णतः अनुवाद दे सके। 100% अनुवाद नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। वह उसके बेहद करीब हो सकता है, बेहद बेहद करीब हो सकता है, पूर्णतः नहीं हो सकता है, क्योंकि हर भाषा की अपनी अपनी शैली होती है, तो पूर्णतः नहीं होता है। तो इंसानी अनुवाद क्यों जरूरी था, क्यों जरूरी है? क्योंकि हम भाव समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्लिक द फोटो, हमको पता है क्लिक द फोटो क्या है, तो फोटो खींचना। हम उसको हिंदी में बोलते हैं फोटो खींचना, अंग्रेजी वाले बोलते हैं क्लिक द फोटो। उनका अपना तरीका बोलने का, हमारा अपना तरीका बोलने का। तो जब हम हिंदी लिखेंगे तो हम लिखेंगे फोटो खींचो, हिंदी के तरीके से लिखेंगे। अंग्रेजी लिखेंगे तो लिखेंगे क्लिक द फोटो। ये हम समझते हैं, मशीन नहीं समझता है, मशीन नहीं समझता है। तो जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसी को मशीन में धीरे धीरे प्रत्यारोपित किया जाना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो समझने, भावों को समझने की बुद्धि है। अभी एक नई नई फिल्म आई है शाहिद कपूर की, उसमें वो रोबोट को करके दिखाया है कि एक रोबोट अब इंसान के चेहरे की भावों को समझने लगा है ना। तो इस तरीके से एआई, तो अब अनुवादक जो सॉफ्टवेयर है वे भी शब्दों के या दिए हुए वाक्यांश के या दिए हुए पैसेज गद्यांश के भावों को समझ करके अनुवाद करेंगे, दैट इज कॉल्ड एआई बेस्ड ट्रांसलेशन। तो कंठस्थ में इसको भी इंटीग्रेट किया गया है और लगातार इसको परिमार्जित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट चैटबॉट करके वार्षिक कार्यक्रम में शब्द इस्तेमाल किया गया कंठस्थ के लिए। कंठस्थ में क्यों इलेबोरेट कर रहा हूं, इसके पीछे कारण है। मैं आपको कंठस्थ की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं। आप बोलेंगे बोला सर आप कंठस्थ के नेशनल ट्रेनर हो तो आप कंठस्थ की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए। इसलिए नहीं दे रहा हूं ट्रेनिंग, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 में कंठस्थ के ऊपर डिटेल में पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। देयर इट मे बिकम अ क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू।
बिकॉज इट इज देयर इन द वार्षिक कार्यक्रम। इसलिए मैं इसको डिटेल में बताना चाह रहा हूं आपको। तो उसमें एक शब्द है स्मार्ट चैटबॉट। क्या होता है? कंठस्थ में है, मतलब एक ऑन स्क्रीन आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, और एक दिया हुआ है स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे आप गूगल में बोलते हैं ना, वो टाइप कर लेता है, वैसे आप बोल करके जो है आप कंठस्थ में टाइप करेंगे, वह अनुवाद दे देगा। एक OCR नया फीचर जोड़ा गया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि जैसे गूगल स्कैन लेंस से आप स्कैन करके और पिक्चर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इन द सेम वे आप जो है गूगल क्या बोलते हैं कंठस्थ में भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज, ये सारे फीचर्स कंठस्थ में है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंठस्थ इज इंडिजिनस सॉफ्टवेयर, स्वदेशी है, हमारा डेटा उसमें सेफ है। इसीलिए अगर आपसे पूछा गया कि कंठस्थ गूगल अनुवाद से बेहतर क्यों है, तो सर कंठस्थ गूगल अनुवाद में मशीन ट्रांसलेशन, AI भी हो सकता है, मेमोरी बेस्ड नहीं है, कंठस्थ में है। दूसरी बात, वह विदेशी सॉफ्टवेयर है, वहां पे हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है, कंठस्थ में है। और गूगल जो अनुवाद होता है उसमें आप डायरेक्ट, अच्छा बराबरी क्या क्या है भाई, आप क्यों प्रेफर करेंगे जब सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है? तो वहां भी आप इंस्टेंट ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यहाँ भी आप इंस्टेंट ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वहां पे आप फाइल फोल्डर नहीं बना सकते, यहाँ पे आप फाइल फोल्डर बना करके अनुवाद कर सकते हैं। वहां पे आप एक अनुवाद की हुई सामग्री को किसी और को भेजना है तो आप मेल करेंगे या कोई और जरिया यूज करेंगे। यहाँ पर आप कंठस्थ के अंदर से ही मिस्टर ए इन दिल्ली, मिस्टर बी इन मुंबई, मिस्टर ए अपने कंठस्थ में कोई काम किए, मिस्टर बी को कंठस्थ से कंठस्थ में भेज सकते हैं। ये फीचर गूगल में नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक जो मेजर डिफरेंसेस अगर आपसे पूछा जाए कि गूगल अनुवाद में और कंठस्थ में क्या डिफरेंसेस है, तो ये सारे मेजर डिफरेंसेस है। गूगल अनुवाद जो करता है वो सही है कि नहीं है, आपके पास उसको जांचने का कोई पैमाना नहीं है। यू डू नॉट नो जब तक कि आप किसी को दिखाएं नहीं। कंठस्थ में तमाम पैमाने हैं, क्वालिटी चेक्स हैं, वहीं पे आप देख सकते हैं, वहीं पे करेक्ट कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट है, और सबके बाद पूरा अनुवाद करने के बाद यू कैन सेंड योर ट्रांसलेशन टू योर वेटर। वेटर कौन होता है? आप ही के बैंक, आप ही के मंत्रालय का कोई भी एक सीनियर राजभाषा अधिकारी आपका वेटर होता है। वो वेटिंग करता है कि आपने सही किया कि गलत किया, करेक्शन करता है, तब आपको भेजता है। ये सुविधा गूगल ट्रांसलेट में नहीं है। तो इफ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, क्योंकि इसको लेकर के बहुत हंगामा चल रहा है, पूरे देश में कंठस्थ 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 चल रहा है राजभाषा के की बात करें तो ये आप बता सकते हैं कि दिस इज द रीजन वी शुड प्रेफर Google Translate, we should prefer Kanthasth over the Google Translation as a government employee. Hello. यस जी सर, सर। आवाज आ रही है सर। Yes, sir. जी सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए, जी। अब हम लोग अगले 3 से 4 मिनट में खत्म करेंगे। कंठस्थ के अलावा हिंदी शब्द सिंधु है, लगभग 58 हजार शब्द तब थे जब हम लोग, जब पूना में सम्मेलन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब 60,000 से ऊपर शब्द हो गए होंगे। शब्दों के साथ साथ शब्दों की व्याकरणिक कोटि इत्यादि भी उसमें दिया हुआ है। हिंदी शब्द सिंधु बहुत ही वृहद और बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है। एडवांस जो डेवलपमेंट है वो अभी क्या है कि हिंदी शब्द सिंधु को, कंठस्थ को ई ऑफिस के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है ना, ताकि ई ऑफिस में काम करते हुए वहीं आपका अनुवाद भी हो जाए, वहीं आपको शब्द भी मिल जाए, सब कुछ आपका वहीं पे हो जाए। तो ये जो है अभी मतलब अद्यतन एडवांसमेंट इस क्षेत्र में हो रहे हैं। एक पूछे कि अच्छा कंठस्थ में प्रॉब्लम क्या है? एक ही प्रॉब्लम है सर कि अभी केवल हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कर सकता है। बाकी भारतीय भाषाओं के लिए भी लगातार प्रयास जारी है, हो सकता है कि अगले साल तक ये भी हो जाए। क्लियर है? ये हो गया हिंदी शब्द सिंधु, मैंने आपको बता दिया। लीला के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप लोग एक बार खोल के देख लेंगे, कंठस्थ की साइट भी खोल के देख लेंगे एक बार, तो आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये हिंदी ई टूल्स की मैंने बात बता दी। टाइपिंग मैंने बता दिया कि टाइपिंग के लिए क्या करना है। स्टेनोग्राफी की कोई बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। टाइपिंग में जब भी पूछा जाएगा तो आप हमेशा बोलेंगे कि सर वी विल प्रीफर द इनस्क्रिप्ट टाइपिंग, ठीक है। आप सीखना चाहेंगे, बिल्कुल सीखना चाहेंगे। विश्व हिंदी सचिवालय के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, सारे प्रश्न मैंने मेरी तरफ से कवर कर लिए। अगले 2 से 3 मिनट यदि किसी तरह का कोई भी प्रश्न आपके पास हो तो आप लोग रख सकते हैं। 1-2 प्रश्न और भी आए थे जिनका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है, पर एक बार फिर भी मैं देख लेता हूं। तब तक आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही था। जी सर। सर अधिनियम और नियम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अधिनियम और नियम में कंफ्यूजन होता है। देखिए आप जब एक मैं आपको शुरू से बता देता हूं।
सबसे पहले होता है विधेयक, ठीक है। विधेयक मतलब इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिल। ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस अध्यादेश होता है। लग बिल। रहा है ज्यादा पढ़ाई हो रही है यूपीएससी वालों की। बिल बोल रहे हैं। क्लास बिल बंद बिल करना पड़ेगा। बोलते हैं सर, बिल। हाँ, क्या नाम है विजय जी? लग रहा है कि यूपीएससी जेटीयू की क्लास बहुत ज्यादा हो रही है, ओवर हो रहा है, इसीलिए चीजें ना ओवरफ्लो हो रही है। बंद करना पड़ेगा क्लास थोड़े दिनों के लिए। जी सर, सबसे नहीं ज्यादा सर, विजय जी हैंग हो रहे पूछते भी सब। हैं। सबसे अधिक पूछते भी हैं। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसे ही। ऑन लाइटर नोट ये था। तो क्या था प्रश्न आपका? बिल। तो हम क्या करते हैं, कोई भी बिल या उसका अमेंडमेंट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग प्रपोज करते हैं। जब अमेंडमेंट या बिल प्रपोज होता है फिर उसके ऊपर बहस होती है, चर्चा होती है। अब चर्चा हो करके और यदि वो जो भी रीति है, संसदीय रीति है, उस रीति से वो पास हो जाता है, मतलब 2/3 मिल गया या जो भी है, फिर वहां से राष्ट्रपति के पास में, क्या मतलब जैसे भी, वो सब मुझे उतना आइडिया नहीं है, आप सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। तो जब पास हो गया, तो जैसे वो पास हुआ ना, तो वो बन जाता है अधिनियम। कोई भी विधेयक जब संसद से पास हो गया तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है अधिनियम। अब अधिनियम बन गया, लेकिन उस अधिनियम को कार्यान्वित कैसे करेंगे? जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि ट्रैफिक से संबंधित एक एक्ट आ गया, आया होगा ना कभी ना कभी कि ये ट्रैफिक एक्ट है, वो तो एक्ट आ गया। अब उस एक्ट के आधार पे नियम बना दिए गए। वो नियम क्या बना कि आपको दाएं चलना है, बाएं चलना है, आगे देखना है, पीछे देखना है, लाल बत्ती पे रुकना है, ऐसा ही सब एक्ट नियम हो गया। फिर आता है नियम के बाद में, फिर क्या आता है? विनियम, जिसको हम रेगुलेशन कहते हैं। विनियम क्या है? अब विनियम नियम को लागू कराने के लिए चेक मतलब अगर आप लाल बत्ती तोड़ोगे तो 500 रुपए दोगे, अगर आप दाहिने चलोगे तो 1000 रुपए फाइन भरोगे, अगर आप एक्सीडेंट करोगे तो जेल जाओगे। दैट इज कॉल्ड रेगुलेशंस, विनियम। यानी कि अगर आप नियमों को तोड़ते हैं तो आप उसके लिए सजा का प्रावधान है, उसको विनियम कहते हैं। तो बिल जो प्रपोज करते हैं, अधिनियम जो संसद से पास हो जाता है, नियम, अधिनियम किस प्रकार से कार्यान्वित हो उसके लिए नियम बनाए जाते हैं, कैसे चलेगा। जैसे राजभाषा अधिनियम आ गया। अधिनियम ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो पत्राचार होंगे वे उसमें कह दिया गया कि भाई हिंदी में होंगे, और हिंदीतर भाषी राज्य से हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी में होंगे, और यदि हिंदी में भेजा जाता है तो उसके साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाएगा, और हिंदीतर भाषी राज्य से दूसरे हिंदीतर भाषी राज्य में किसमें होंगे? अंग्रेजी में होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी का प्रयोग बाध्य होगा, हिंदी का प्रयोग रिस्ट्रिक्ट होगा, अगर वे चाहे तो कर सकते हैं। ये तो अधिनियम हो गया। अब इसके ऊपर नियम बनाया गया विस्तार में, क क्षेत्र से क क्षेत्र में कैसे होगा, क क्षेत्र से ख क्षेत्र में कैसे होगा, उसी को पूरा इलेबोरेट करके नियम बनाया गया, और उसी नियम के आधार पे होता है पत्राचार। ये अंतर है अधिनियम और नियम, ठीक है। और विनियम क्या है? रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या है? नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए विनियम लाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है सर। मैं उम्मीद है समझा पा रहा हूँ शायद। यस सर, यस। अध्यादेश क्या जी होता है? सर, जी सर। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश ये होता है, ये हालांकि इसका टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जितना मेरे को नॉलेज है। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि जैसे जो एक्ट होते हैं ना, वो हमेशा संसदीय सत्र में पास होते हैं, है ना। लेकिन अचानक बीच में कुछ ऐसा आ गया कि संसदीय सत्र तो नहीं चल रहा है। संसद के कुल 3 सत्र चलते हैं ना, मॉनसून सत्र, और शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। तो इन सत्रों के बीच में यदि कोई मान लीजिए कुछ पास करना है, कोई किसी तरह का कोई भी अधिनियम एकदम अचानक से, तो संसदीय सत्र तो है नहीं, चर्चा कैसे होगी? चर्चा तो होगी नहीं, तो उसके लिए अध्यादेश लेकर के आते हैं। पहले अध्यादेश ला देते हैं, उसको पारित कर देते हैं, फिर बाद में जब अगला संसदीय सत्र आता है तो उस अध्यादेश के ऊपर चर्चा की जाती है, फिर उसको चर्चा करके पास किया जाता है। तो इसको हम लोग अध्यादेश बोलते हैं। उसको लाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है और विधानमंडलों में राज्यपाल के पास में, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। क्या बता दिया? बिल मतलब विधेयक या इसके संशोधन, अध्यादेश, और क्या बताया? अधिनियम, नियम और विधि, ठीक है। और बताइए, और कोई प्रश्न? ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि लगभग सारे हाँ सर, एक प्रश्न है, ई गवर्नेंस और ई ऑफिस में कोई अंतर या समानताएं हैं सर? इसमें दोनों देखिए, चीज ई सेम ही ऑफिस है, ई एक गवर्नेंस सॉफ्टवेयर और ई है। सुन ऑफिस। लीजिए,
समझ गया, मैं समझ गया। ई ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग अपना कार्यालयीन काम करते हैं। ई गवर्नेंस का मतलब हो गया कि जो भी गवर्नेंस, ऑनलाइन गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं, है ना, तो आपका वो ऑनलाइन बन जा रहा है। आप अपने खेतों की सब्सिडी के लिए मान लीजिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पहले क्या था, फॉर्म भरिए, जमा कीजिए, साइन कराइए, अब आपका ऑनलाइन हो जा रहा है। तो जो भी काम सरकारी योजनाओं से संबंधित है, आम लोगों के, आम जनता के काम, जैसे पहले एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते थे, आजकल हम लोग मी सेवा या क्या उसको बोलते हैं सीएससी में जाते हैं। पहले वहां एफआईआर करते हैं, पुलिस अपने आप उसके ऊपर, कई जगह पे, कई सारे राज्यों में ये हो चुका है। तो डिजिटली गवर्नमेंट और लोग जो जुड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस, कि अब लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, धूप में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, महीनों वेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, ऑनलाइन बन जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, ऑनलाइन बन जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री करनी है, ऑनलाइन हो जाएगा, है ना। दाखिल खारिज म्यूटेशन कराना है, ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। सामान्य भाषा में ई गवर्नेंस यही है। और ई ऑफिस क्या है? जो कार्यालयों में रोज का हम काम करते हैं, वो हम कंप्यूटर पे करें। मतलब कंप्यूटर पे करें मतलब सर क्या है? मतलब ये कि एक फाइल आपको भेजनी है अपने उच्चाधिकारी को, तो पहले क्या था, फाइल लीजिए, पहले टाइप कीजिए, प्रिंट निकालिए, एक फाइल में लगाइए, उस पर लिखिए डीएफए, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, नोटिंग लिखिए और लेके जाइए, रख दीजिए। अब पहले ही अधिकारी साहब के पास इतनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, अब वो क्या करे बेचारे, तो आपका नंबर अगले दिन आएगा, समय लगता है, ठीक है। तो उसके लिए एक आदमी खड़ा रहेगा उनको देने के लिए, भाई ये लीजिए सर, ये साइन करिए, तो ये सब आपको पता है। अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं करना है, आपका अपना लॉगिन है, आपने उसमें अपने फाइल जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दी और आपने उसमें नोटिंग लिख दिया कि कार्यालय के सभी कंप्यूटरों में हिंदी से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाने हेतु एक प्रस्ताव पत्र या एक आदेश पत्र मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। इस संबंधित में उचित कार्यवाही हेतु आदेश के लिए यह पत्र आपके अवलोकन हेतु प्रस्तुत है, संलग्न के रूप में। और फिर आपने फ्लैग कर दिया और उसको जो है आपने अटैच कर दिया। अब आपके साहब के पास गया हो तो अपना उसमें देख रहा है आपका, अच्छा विजय ने भेजा, क्लिक किया, खोला, लेटर उन्होंने पढ़ लिया, लिख दिया अप्रूव्ड या अनुमोदित है, वो आपके पास भेज दिया, आपके पास अनुमोदित आ गया, फिर आपने उसके आधार पे अपना काम कर दिया। दैट इज कॉल्ड ई ऑफिस। ये अंतर। हेलो जी सर, जी धन्यवाद। चलिए, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत क्लियर हो धन्यवाद गया। आप सभी लोगों का आज बहुत के बहुत इस सेशन धन्यवाद सर। के लिए। और यह सेशन जो है यूट्यूब पे नहीं रहेगा, ये सेशन यूट्यूब पे नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सेशन जो है लर्निंग एप्लीकेशन पे रहेगा। मतलब उसके लिए कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं कि आपने वहां परचेज करा है कोर्स तभी आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। लेकिन मिलेगा कहाँ? IBPS एसओ सेक्शन में मिलेगा। मैं इसे SSC वाले में भी डाल दूंगा, मतलब यूपीएससी वाले में भी डाल दूंगा, और IBPS एसओ सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जा करके आपको इसका रिकॉर्डेड ये सेशन आपको मिल जाएगा, वहां पे आप उसको मतलब देख सकते हैं। उसमें क्या है, स्लो करके, फास्ट करके, आप जैसे भी चाहें वैसे देख सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड सेशन वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये लगभग 12 साढ़े 12 के बीच में अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सभी लोगों को, जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमारी तरफ से, पूरे फाउंडेशन की तरफ से, सभी मेंटर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से आप लोग इंटरव्यू देके आइए। आप 3 बेसिक बातें इंटरव्यू के लिए ध्यान में रखिए। पहली बात, आप बहुत अच्छा जानते हैं, आप बहुत अच्छा जानते हैं। आप जो जानते हैं ना, अगर आपने उसका 15-20% भी बता दिया, दिखा दिया कि हाँ इतना मैं जानता हूं, तो आप 100% IBPS एसओ में सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, आप एक्सपर्ट नहीं है, यू आर अ फ्रेशर फॉर राजभाषा अधिकारी पोस्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना पूछा जाए सब बताएंगे तभी आप। अक्सर ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन पूछा, हम नहीं बता पाए तो हम घबरा जाते हैं, देन वी फील नर्वस, और उसके बाद जो जानते हैं वो भी नहीं बता पाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ईमानदारी से, सर मुझे नहीं पता है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है सर, मैं इसे पढ़ लूंगा, बस। ये हमेशा याद रखिए कि ये क्वेश्चन में जो आपको आप नहीं बता पाए, दूसरे क्वेश्चन में इसको कवर अप करने का ऑप्शन आपके पास है, मौका आपके पास है। बट अगर आप इसकी वजह से नर्वस हो जाएंगे कि मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आप एक फ्रेशर हैं, आपसे फ्रेशर के हिसाब से ही नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाएगा, ठीक है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करें, पूरे कॉन्फिडेंस, एकदम नजर में नजर डाल के बात करें। कभी भी ना, आई कॉन्टेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है।
जो बोल रहा है सामने उसकी नजर में नजर उसकी आंखों में देख करके बात करो, एकदम डरे नहीं, इधर उधर ऐसे ऐसे लोग देखने लगते हैं। जवाब दे रहे हैं उसके सवाल का, देख रहे हैं छत, वो सोचता है छत में चीटिंग में कुछ लिखा तो नहीं है पहले छत में लिख दिया हो, ये उसको पता हो, देख रहा हो कुछ लिखा हुआ है। एंड लॉट ऑफ पीपल डू इट, मैंने देखा है, नहीं करना है। उनकी आंखों में देख करके बोलिए, गलत सही चलेगा, कोई बात नहीं है, कोई नोबडी इज परफेक्ट, किसी के पास पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए इस बार जितने लोग IBPS एसओ राजभाषा के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, स्पेशली राजेश जी और मनीराज जी, सुमन जी और जितने भी लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, सभी लोगों के लिए इस बार ये है मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, कि अगर आप इंटरव्यू पास कर गए तब तो आगे से आप अक्ष फाउंडेशन से साथ जुड़े रहेंगे, और अगर आप इंटरव्यू पास नहीं किए तो फिर आपके लिए खतरा है। इसीलिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इस बार इंटरव्यू हर हालत में अच्छा देना है और पास करना है। अभी भी जो भी समय है, कोई भी आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में खटक रहा हो या आपको लग रहा हो कि सर एक और मॉक इंटरव्यू कर लीजिए, सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं, बट इस बार आपको इंटरव्यू निकालना है IBPS का। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आज शाम को अपना SSC के सेशन। चलिए, थैंक यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you, बहुत ही sir. फ्रूटफुल। धन्यवाद सर। सर